क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से आज हम इस चैप्टर को वन शॉट के अंदर खत्म करने वाले हैं। तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स या फिर नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स भी क्यों ना हो, यू आर गोइंग टू रॉक इट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सारे कंसेप्ट बिल्कुल कुछ छूटेगा ही नहीं, क्योंकि है तो भाई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या है भाई बैलेंस डाइट, और फिर न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हेल्दी वेट क्या होता है, डाइटिंग का पिटफॉल्स क्या होता है, यानी डाइटिंग करने से क्या क्या आपको डिसएडवांटेज मिल सकते हैं, फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, फूड के कुछ मिथ्स, ऐसे जो मिथ्स चलते हैं आजकल वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर डाइट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, प्री यानी स्पोर्ट्स से पहले, स्पोर्ट्स खेलने से पहले कौन सी डाइट लेना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलते दौरान कौन सी डाइट लेनी चाहिए, और स्पोर्ट्स खेलने के बाद कौन सी डाइट लेनी चाहिए, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बैलेंस डाइट होता क्या है। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स क्या प्रेजेंट है डिफरेंट फूड स्टफ्स में, हमने इसको ना डिफरेंट फूड ग्रुप्स में हमने क्लासीफाई कर दिया है। जैसे हो गया, एक हो गया सीरियल्स एंड मिलेट्स, हो गया पल्सेस, हो गया यानी आपके दाल जो होते हैं, मिल्क और उनके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मीट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स जो होते हैं, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसको GLV से भी हम डिनोट करेंगे, वो जो होते हैं, रूट वेजिटेबल्स हो गए, और जो अदर वेजिटेबल्स होते हैं वो। तो इनके बारे में ये यहाँ गिवन है। इसी सेम चीज़ को यहाँ मैं लाई हूँ एक बेसिकली टेबल के फॉर्म में, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। सबसे पहले सीरियल्स एंड जो मिलेट्स होते हैं, इनके एग्जांपल क्या है, जैसे वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह क्या होते हैं, सीरियल्स एंड मिलेट्स होते हैं। यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मेजॉरिटी में ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, विटामिन बी प्रोवाइड करते हैं। जो बाजरा होता है उससे आयरन मिलता है, और जो रागी होता है उससे आपको कैल्शियम मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ एडिशनल भी, यहाँ सीरियल्स और जो मिलेट्स होते हैं वो कुछ एडिशनल भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोटीन क्वालिटी जो होती है ना वो इंप्रूव करती हैं अगर आप इसको सीरियल्स और मिलेट्स को अगर आप पल्सेस के साथ खाएंगे, यानी कि अगर आप जैसे आप चावल या फिर रोटी होगी उसको अगर दाल के साथ खाते हैं ना तो प्रोटीन क्वालिटी बढ़ती है, यानी अगर आप सीरियल्स को पल्सेस के साथ खाएंगे तो आपकी प्रोटीन क्वालिटी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं पल्सेस की। तो पल्सेस जो होता है उसमें होता है रेड ग्राम जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लोबिया बोलते हैं, बंगाल ग्राम होता है जिसको चना बोलते हैं, लेंटिल्स हो गया, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग दाल कहते हैं, और वो सब होते आते हैं आपके पल्सेस के अंदर में। पल्स से आपको क्या मिलता है, पल्सेस से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन बी मिलता है, थियामाइन, नायसिन हो गया, आयरन, फाइबर्स वगैरह मिलता है। अगर आप यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको पल्सेस को सीरियल्स के साथ खाते हैं यही, तो प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, मतलब प्रोटीन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और जो स्प्राउट्स होते हैं वो आपको विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। जब आप भिगो के जो खाते हैं ना स्प्राउट्स को, तो उसको आपको विटामिन सी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया मिलेट्स और सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस के बारे में। अब बात करते हैं आपके मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में। मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हो गया, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, खोआ वगैरह होता है, ठीक है। अब इससे क्या मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स से मेन मिलता है आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, होल मिल्क जो होता है उसमें फैट भी मिलता है आपको, कैल्शियम, मेन तो कैल्शियम ही याद रखिए, टॉप पे कैल्शियम रखिए, बिकॉज मिल्क प्रोडक्ट से आपको कैल्शियम ही मिलता है। एंड देन यहाँ पर रायोफ्लेविन मिलता है। यहाँ पर ये कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं प्रेजेंट होते, ये याद रखने वाला, आयरन और जो विटामिन सी होता है वो मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मीट और जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मीट प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे मीट, फिश, चिकन, एग्स वगैरह होते हैं। इनमें क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन बी पाया जाता है, रेटिनॉल लिवर में जो पाया जाता है, और कैल्शियम किस में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। जब आप फिश खाते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो यहाँ पर जो आपके एग्स होते हैं ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है मोस्ट न्यूट्रिएंट्स का। अगर आप एग खाते हैं तो बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग नट्स एंड ऑयल्स की। तो जो नट्स एंड ऑयल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका जो ग्राउंड नट हो गया, आलमंड्स हो गया, बादाम, कैश्यू, कैश्यू यानी कि काजू, तिल सीड्स होते हैं, तिल सीड्स में, तो ये क्या हो गया, नट्स एंड ऑयल सीड्स होते हैं। इनसे क्या मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, बी, विटामिन बी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मिनरल मिलता है। अब बात करते हैं आपके ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड जिसको सरसों का साग वगैरह जो होता है, बथुआ का साग हो गया, फेनुग्रीक लीव्स यानी कि जो मेथी पत्ता होता है, स्पाइनच यानी पालक होते हैं, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन ए के बहुत रिच सोर्स होते हैं, यानी कैरोटीन के। फिर विटामिन बी जैसे राइबोफ्लेविन हो गया, फॉलिक एसिड वगैरह इससे मिलता है, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी अगर आप फ्रेश लेते हैं ना तो आपको क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। तो ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, ये सोर्स है कैल्शियम
कैल्शियम के, लेकिन यहाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल में क्या पाया जाता है, ऑक्सिलेट्स पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सिलेट्स होने के कारण क्या होता है, ये बाइंड कर जाता है कैल्शियम से, इसीलिए अनअवेलेबल हो जाता है एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन के लिए, ये याद रखिएगा। अगर आप फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो आपको विटामिन सी की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रूट वेजिटेबल्स की, जैसे पोटैटो, कोलोकेशिया, स्वीट पोटैटो, याम वगैरह होता है। इससे आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये जो याम होता है, इसमें जो ये येलो याम पाया जाता है, येलो याम में ना कैरोटीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ येलो याम से आपको मिलता है, ये रूट वेजिटेबल्स में। वरना रूट वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही आपको देते हैं, सिवाय येलो याम के। जो येलो याम होता है वो कैरोटीन देता है, ठीक है। फिर अदर वेजिटेबल्स, कुछ और भी वेजिटेबल्स हो गए, जैसे ब्रिंजल हो गया, जिसको क्या बोलते हैं ना, बेसिकली एग प्लांट कहते हैं। लेडी फिंगर, उसको क्या बोलते हैं, ओकड़ा बोलते हैं। बीन्स हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सब क्या देते हैं, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स का अच्छा सोर्स होते हैं। फ्रूट्स जैसे मैंगो, एप्रिकॉट, ऑरेंज, पपाया, मौसमी, आंवला, गुआवा, डेट्स, रेजिन्स वगैरह, इससे क्या मिलता है, कैरोटीन मिलता है। जैसे किससे कैरोटीन किससे मिलता है, मैंगो, एप्रिकॉट, पपाया से मिलता है। ऑरेंज, मौसमी, आंवला, गुआवा वगैरह से विटामिन सी मिलता है। और डेट्स, रेजिन्स वगैरह से आयरन मिलता है। और फाइबर भी मिलते हैं, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो फाइबर मिलता है। अभी कंफ्यूज मत होइए कि विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, ये फाइबर्स क्या बोल रही हैं, आगे ऐसे भी हमें डिटेल में ही पढ़ना है कि ये सब क्या है, लेकिन ये सब अभी याद रखिए कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या देती है। यहाँ पर अगर आप फ्रूट्स को कॉम्बिनेशन में खाते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स को, तो ये वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको देते हैं। जैसे कि अगर आप पोमेग्रेनेट के साथ मौसमी खाते हैं तो बहुत अलग वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलते हैं। शुगर और जैगरी की बात की जाए तो शुगर और जैगरी यानी कि आपके गुड़, चीनी जो होता है वो क्या देता है, आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका जैगरी होता है, गुड़ जो होता है, वो आपको आयरन भी प्रोवाइड करता है। फैट्स एंड ऑयल्स की बात की जाए तो जो घी, तेल, बटर हो गया, वो सब आपको क्या देते हैं, फैट देते हैं, विटामिन डी देते हैं। कौन देते हैं, बटर और जो फोर्टिफाइड ऑयल्स होते हैं ना, वो विटामिन डी के भी सोर्स होते हैं। वरना विटामिन डी का मेन सोर्स तो आपका सन होता है, लेकिन अगर बटर या फिर फोर्टिफाइड ऑयल्स होते हैं तो वो विटामिन डी भी देते हैं। तो ये वाला आपका पेज मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फूड ग्रुप्स को ना हम अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ना ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले वो फूड आते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। वो फूड जो एनर्जी देते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और क्या बात ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, फैट्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट और जिसमें फैट्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो आपको एनर्जी देते हैं, और वो फूड्स होते हैं एनर्जी गिविंग फूड। एग्जांपल सीरियल्स हो गया, रूट्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, शुगर, जैगरी हो गया, फैट्स एंड ऑयल्स हो गए। बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कौन से जो आपके बेसिकली फूड ऐसा खाएंगे जिससे बॉडी बिल्ड होती है। तो वो फूड आपके बॉडी बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, आपको मसल बनवाना है, मसल के लिए बेस्ट होता है प्रोटीन। इसीलिए वो फूड जिनमें प्रोटीन रिच फूड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बॉडी बिल्डिंग ग्रुप ऑफ फूड के अंदर आते हैं। एग्जांपल क्या है, मिल्क और उनके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स हो गए। पल्सेस यानी दाल हो गए, नट्स एंड ऑयल सीड्स यानी आपके काजू बादाम वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। बात करते हैं प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड, यानी ऐसे फूड जो आपको बेसिकली आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करे डिजीजेस वगैरह से। तो वैसे कौन से फूड होते हैं, वो फूड जिनमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्टिव या रेगुलेटरी फूड कहते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। फ्रूट्स में क्या हो गया, जैसे येलो और जो ऑरेंज फ्रूट्स हो गया, मैंगो, पपाया हो गया। सिट्रस फ्रूट क्या हो गया, सिट्रस से एप्पल बनाना वगैरह। वेजिटेबल में क्या हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आपका साग, मस्टर्ड, फेनुग्रीक, मेथी वगैरह वो आता है। फिर येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल जैसे कैरोट, पंपकिन हो गया, और भी अदर बीन्स हो गया, ओकरा हो गया यानी भिंडी, कॉलीफ्लावर वगैरह आते हैं। रूट वेजिटेबल्स जैसे आपका पोटैटो हो गया, याम हो गया, जिसको अरबी कहते हैं, अरबी खाया होगा आपने, होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो ये हो गया आपका किस तरीके से हमने फूड को एनर्जी गिविंग फूड हो गया, एक बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, और एक प्रोटेक्टिव फूड के अंदर डाला है। एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट और फैट जिनमें होते हैं वो एनर्जी देते हैं, बॉडी बिल्ड वो करते हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटेक्टिव के लिए विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट ले ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपको राइट अमाउंट में मिल सके, राइट प्रोपोर्शंस में मिल सके। यानी बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आलू खा रहे हैं तो बस आलू ही खाते रह गए, या फिर बस दूध पी रहे हैं तो दूध ही पीते रह गए। नहीं, यू शुड टेक बैलेंस डाइट जिसमें सारे ये कार्ब्स हो गए, आपके फैट्स हो गए, मिनरल्स, विटामिन सब मिले, वैसी डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट। यानी कोई भी अगर गिवन फूड मील जो है कुछ इस तरीके से हमें लेनी है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो एडिकेट मैनर में, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में आपको प्रोपोर्शंस में सारे मिनरल्स मिलने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, है ना। वन हैज टू एंश्योर कि हर आपका जो ईच एंड एवरी मील यानी आपका हर भोजन जो होना चाहिए ना उसमें एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव वो तीनों फूड ग्रुप्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर ब्रेकफास्ट ही करना है तो आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लिए, ब्रेड से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। फिर आपको कोई बॉडी बिल्डिंग ले लेना, एक अंडा ले लिए, उससे आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, तो बॉडी बिल्डिंग वाला हो गया। या फिर जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो स्प्राउट्स खा सकते हैं, है ना, पनीर खा सकते हैं,
और दूध पी सकते हैं, और प्रोटेक्टिव के लिए एक एप्पल काट लीजिए, फ्रूट वगैरह खा लीजिए, तो ये क्या हो गया आपके सुबह का एक बैलेंस्ड डाइट हो गया। सिमिलरली अगर आपको लंच या डिनर के लिए चाहिए तो इसी तरीके से आप वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन से अपना लंच और डिनर को भी एक बैलेंस्ड डाइट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको सारे मिलते रहेंगे। इसीलिए बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, जिनमें क्वांटिटीज और प्रोपोर्शन, कितने कैलोरीज, कितने मिनरल्स, कितने विटामिन और न्यूट्रिएंट्स एडुकेटली है कि नहीं, वो कहलाता है आपका बैलेंस डाइट, है ना। मोर ओवर, अब मैंने कहा बैलेंस डाइट में आपको चीजें साथ में सारी चीजें लेके खानी है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा एक्शन, ये ना हो कि आप सारी चीजें मिला के खा रहे हैं एंड देन यू गेट कुछ ना कुछ एलर्जी होगी, नहीं। यहाँ पर कुछ आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कुछ फूड जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन के, और कुछ जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, यानी रोकते हैं। जैसे कि अगर आप चाय को मील्स के साथ खाएंगे, खाने के साथ खाएंगे, तो क्या होगा, आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप विटामिन सी को मील्स के साथ खाएंगे, खाने के साथ खाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये सब आपको, ये आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, ये सब ध्यान रख के आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस करेंगे, यानी कि कुछ ज़्यादा ही कोई न्यूट्रिएंट्स खा लेंगे, तो फिर ये प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर आप ये देखते हैं कि कैल्शियम जो होती है वो आपके बोन्स के लिए, तीत के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और फॉस्फोरस भी ज़रूरी होता है इसी चीज़ के लिए। फॉस्फोरस भी आपके बोन्स, तीत के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फॉस्फोरस भी बहुत ज़्यादा डाइट में खा रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉडी जो होगी वो कैल्शियम को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी प्रॉपर्ली, जिससे क्या होगा, बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए एक प्रॉपर मात्रा में हमें लेना है, दो न्यूट्रिएंट्स को एक करेक्ट प्रोपोर्शन में लेना, एक एडुकेट अमाउंट में लेना जरूरी होता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, देखिए, वो खाना बेसिकली होता क्या है, खाना वो चीज़ है जिससे सर्वाइवल हो पाए, इंसान जिंदा रहता है खाना खा के, ठीक है। अब खाने का मतलब है, ये जो फूड है, फूड का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे शरीर को नरिश करता है, या फिर अगर और शब्दों में कहा जाए कि कुछ ऐसी चीज़ है, फूड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जैसे कि अपने शरीर के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए फूड काम आता है ना। अब यहाँ पर सिंस जब से आप अपने माँ के पेट में हैं, यहाँ जो प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर आवर सस्टेनेंस जो है, वो रेगुलेटिंग एक्टिविटीज जो है, और जो आपका रिपेयरिंग, आपके शरीर में रिपेयरिंग डे बाय डे जो होता रहता है, यहाँ पर फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके कुछ भी बॉडी का डैमेज हुआ तो फूड ही उसको रिपेयर करता है, ठीक है। ना फूड क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है आपके शरीर को। तो इसीलिए न्यूट्रिशन है क्या, द साइंस ऑफ फूड एंड द स्टडी ऑफ द प्रोसेस, जिसमें क्या क्या वो सारी चीज़ें क्या होता है जब आप फूड को लेते हैं, अंदर कैसे वो यूटिलाइज हो रहा है, वो सब चीज़ को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी कि किस तरीके से फूड और न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर अपना एक्शन रिएक्शन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हम स्टडी करते हैं कैसे आप खाना खा रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, उसको अब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं, फिर यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, एसिमिलेट कैसे कर रहे हैं फूड को, ये सब देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन के अंदर में। तो जब भी हम लोग कोई भी फूड प्रोडक्ट्स देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि रोटी है, दाल है, राइस है, आपका भिंडी की सब्जी है, फिर एप्पल वगैरह होते हैं। लेकिन एज द फूड एंटर्स अवर माउथ, लेकिन जैसे ही फूड आपके मुंह में जाता है, वो क्या होता है, टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। और हमारा शरीर इसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है केमिकल्स के रूप में। यानी जो आप दाल चावल रोटी सब्जी देख रहे हैं, वो बाहर तक तो दाल चावल रोटी सब्जी है, लेकिन जैसे ही आपके मुंह में गया वो ब्रेक डाउन हो जाता है और आपका शरीर उसको केमिकल्स के रूप में देखने लगता है। ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो फूड के अंदर जो केमिकल है वो क्या कहलाता है आपका, वो न्यूट्रिएंट कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि आपके शरीर के जो फिजियोलॉजी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ दे रहा है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। फाइबर को रफेज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि डिफरेंट फूड स्टफ्स, अलग अलग फूड स्टफ्स जो होते हैं इनमें अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग अमाउंट और प्रोपोर्शंस में। यानी किसी में आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी में फैट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, किसी में वाटर ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए हमें उन चीज़ों की स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए होती है ताकि आप अपना ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाए। तो न्यूट्रिएंट्स जैसा पहले मेंशन किया गया है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है फूड के अंदर जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं एनर्जी, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। अब बात करने वाले हैं हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब कुछ बड़ा,
ज़्यादा मात्रा में जो है, और माइक्रो मतलब कम मात्रा में। अब इसका मतलब क्या हुआ वो आगे पढ़ाती हूँ। देखिए, तो न्यूट्रिएंट्स को ना हमने मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड कर रखा है, डिपेंडिंग कि आपका डेली रिक्वायरमेंट, आपके शरीर में इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो मैक्रो के अंदर आएगी, जिसकी कम रिक्वायरमेंट होगी वो माइक्रो के अंदर आएगी। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना उनको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए उनको मैक्रो कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, आपके फैट्स हो गए, और वाटर जो होता है वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स विथ वाटर आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आपके शरीर को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। और सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स हो गए, ये सब आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑल्दो ये जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन ये इक्वली एसेंशियल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। ये मतलब नहीं है कि माइक्रो वाले तो विटामिन, मिनरल्स हैं, ये तो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, नहीं खाते, नहीं, फिर भी ये खाना ज़रूरी होता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल आपके बॉडी में प्ले करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर की बात की जाए तो ये रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं। तो ये इनको और क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स कहा जाता है, बिकॉज ये क्या होते हैं ना, ये बल्क में आपके डाइट में जो होते हैं ना, मेन बल्क में फॉर्म होते हैं। जैसे अगर आप इंडियन मील का देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल आप एनर्जी लेते हैं ना वो कुछ इस तरीके से लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 50 to 60% आप लेते हैं, प्रोटीन 10 से 15%, फैट 20 से 30% लेते हैं। वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये याद रखिएगा कि वाटर आपको कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर वाटर भी मैक्रो में आता है। ये आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को, आपके शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को फंक्शन करने के लिए वाटर जरूरी होता है। भले ही वाटर आपको कोई एनर्जी ना दे, वेरियस रेगुलेटरी फंक्शंस में आपको वाटर जरूरी होता है, इसीलिए वाटर को भी आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर को क्यों हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कंसीडर करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस और बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, देन प्रोटीन, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, जो भी आपके विटामिन हैं वो सब पढ़ते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से किससे बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये आपके एनर्जी के मेजर सोर्स होते हैं। यहाँ पर ये क्या होते हैं, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम जब आप खाते हैं तो ये इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आप 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको 4 के कैल आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये आपको बेसिकली प्लांट फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के? एक होते हैं मोनोसैकेराइड, एक होते हैं डाइसैकेराइड और एक होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंपल से होते हैं, यानी जो मोनो एक सिंगल, मोनो वाला सिंगल होता है, सिंपल सा होता है। ये इसका एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हो गया। वही डाइसैकेराइड में क्या होता है, जब 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है। इसका एग्जांपल क्या है? माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब मिलता है तो लैक्टोज बनता है। और सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो आपको सुक्रोज मिलता है। सिंपल शुगर क्या होता है? जब मोनो और डाइसैकेराइड मिलते हैं तो आपका सिंपल शुगर होता है, जो कि आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में? सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में। मिल्क में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज बनता है किससे? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। स्वीट्स जो आपको कमर्शियली देखने को मिलते हैं मार्केट्स में, उसमें क्या होता है? एडेड फूड टू स्वीटन। इसका मतलब क्या हुआ? जो डाइसैकेराइड्स होते हैं बेसिकली ये मीठे होते हैं, ये स्पॉइलेज को प्रिवेंट करते हैं, यानी खराब नहीं होने देते, या फिर ये स्ट्रक्चर और टेक्सचर को भी इंप्रूव करते हैं। याद रखिएगा, ये डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तभी तो जो आप कमर्शियली आप दुकानों में जो स्वीट्स देखते हैं वो क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स के ही हेल्प से मीठे किए जाते हैं। फिर पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये क्या होता है? जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड साथ में जुड़ते हैं। देखिए, डाइसैकेराइड में क्या था? 2 मोनोसैकेराइड जुड़ा था तो डाइसैकेराइड बना था। पॉलीसैकेराइड क्या है? बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं तो ये क्या है? स्टार्च हो गया, फाइबर, सेलुलोज जो होता है वो आता है पॉलीसैकेराइड के अंदर। इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहा जाता है। तो ये देखिए, सिंपल शुगर कहा जाता है मोनो को, और पॉली को क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहा जाता है। ये कहाँ आपको पाए जाएंगे? होल ग्रेन सीरियल्स हो गए, राइस, ओट्स, पोटैटोज, ब्रेड, लेग्यूम्स, कॉर्न फ्लोर वगैरह में आपको पॉलीसैकेराइड्स देखने को मिलेंगे। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना उनको तोड़ना होते हैं स्मॉल यूनिट्स में, यानी कि आपके पॉलीसैकेराइड्स क्या है? बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के मिलन से बने हैं। तो जब आप खाते हैं ना तो इनको ना बेसिकली स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ना पड़ता है, ब्रोकन डाउन करना पड़ता है। ग्लूकोज को क्या होता है? ग्लूकोज टू एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज इन द बॉडी। अगर ग्लूकोज आपको शरीर में एब्जॉर्ब करना है तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा,
ऑब्वियसली। फिर हाउएवर जो सेल्यूलोज होता है, अदर जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। ह्यूमन जो डाइजेशन होता है ना, सेल्यूलोज वगैरह आपसे डाइजेस्ट नहीं हो सकते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फाइबर्स कहा जाता है या फिर नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट या फाइबर क्या है, वो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपका ह्यूमन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर जो शुगर्स और जो स्टार्च होते हैं ना वो तो डाइजेस्ट आप कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, आपके शुगर एंड स्टार्च हो गए। वही नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जो आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर डाइट, जिन डाइट्स में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं दैन लो फाइबर डाइट बेस्ड ऑन रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड। यानी जो रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें क्या होता है, लो फाइबर्स होते हैं, वो उतने अच्छे नहीं होते, वो उतने हेल्दी नहीं होते। हेल्दी किसको माना जाता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको हेल्दी माना जाता है, उस डाइट को हेल्दी माना जाएगा। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आप चावल खाएंगे, सीरियल्स ग्रेन्स खाएंगे, आपका ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, मिल्क, फ्रूट, रूट से हो गया, वेजिटेबल, शुगर प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्वीटेंड होते हैं, जिनमें मिठास होती है, तो वो जैम्स हो गए, जेलीज हो गए, वो भी आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। हनी हो गया, आपका गुड़ हो गया, जैगरी हो गया, वो भी आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो आपके होल ग्रेन जो सीरियल्स होते हैं, जो होल व्हीट आटा होता है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं, होल पल्सेस में प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीस, कैरोट, बीन्स और जो वेजिटेबल फ्रूट्स जैसे कि गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स वगैरह में आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं आपके डाइट में क्या प्रिवेंट करने के लिए, केटोसिस। अब व्हाट इज दिस केटोसिस, ये जानते हैं। तो डाइट फॉर वेट लॉस, यानी कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कुछ डाइट यूजुअली क्या बोला जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। इट इज हाउएवर एसेंशियल टू हैव एटलीस्ट 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे। आपको ऑक्सीडेशन जो फैट की होती है, फैट का ऑक्सीडेशन करवाना रहता है ना, फैट को ब्रेक डाउन करवाने के लिए आपको कम से कम दिन का 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज, यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो कीटोन बॉडी की एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ICMR 2020 का जो डाटा है उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की वो होती है 130 ग्राम पर दिन अडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए। बेस्ड ऑन कितना आप ग्लूकोज यूज हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, वो डिपेंड करता है टिश्यूज पे, जैसे ब्रेन और इरेथ्रोसाइट्स वगैरह पे डिपेंड करता है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर प्रॉपर सप्लाई अगर आप कार्बोहाइड्रेट की नहीं लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी फैट रिजर्व जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, ब्रेक डाउन करने लगते हैं। दिस इज नॉट ओनली सप्लाइज एनर्जी बट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कीटोन बॉडीज, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी थोड़ी देता है, ये कीटोन बॉडीज का भी प्रोडक्शन कराता है। तो कुछ कीटोन बॉडीज जो होते हैं ना वो मसल यूज कर देता है और अदर टिश्यू एनर्जी के रूप में, लेकिन जब ये एक्सेस में प्रोड्यूस होने लगता है ना तो ये आपके ब्लड में जाके एक्यूमुलेट होने लगता है और केटोसिस करता है। तो व्हाट इज दिस केटोसिस, यही है वो केटोसिस जहां पर डिस्टर्बेंस हो जाता है, नॉर्मल जो एसिड बेस बैलेंस होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये जनरली कहाँ, डायबिटिक्स जो लोग होते हैं उनमें देखा जाता है, एंड ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, यानी इससे डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक समरी दिया हुआ है क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, उनके फंक्शंस और सोर्सेज के बारे में। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी आपके शरीर को जरूरत होती है 1 ग्राम प्रोवाइड, 1 ग्राम से आपको कितना मिलता है, 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4 किलो कैल आपको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं एनर्जी किसके लिए, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके लिए। दे स्पेयर प्रोटीन्स फॉर देयर इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड इफ इनफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी गिविंग, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर नहीं है तो प्रोटीन्स को एनर्जी के गिविंग के रूप में यूज कर लेती है शरीर। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनेबल प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट, यानी फैट के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। बाय प्रोवाइडिंग, क्या ये प्रोवाइड करता है, सबस्ट्रेट, ताकि क्या हो पाए, फैट का मेटाबॉलिज्म हो पाए, यानी कि आपका फैट ब्रेक डाउन हो पाए, उसी के लिए ये कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, आपका सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है। कैसे मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट, सीरियल ग्रेन्स, मिल्क, शुगर, राइस, रूट, वेजिटेबल, पास्ता, ब्रेड्स वगैरह से मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू आपका रफेज क्या होता है, यानी जो आपके फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये डाइटरी फाइबर्स या रफेज जो होते हैं वो आपको फुलनेस, बस आपको ऐसा पेट भरा भरा महसूस कराते हैं। वन डज नॉट फील हंग्री सून आफ्टर हैविंग अ मील, यानी इसको खाने के बाद आपको तुरंत ही भूख नहीं लगने लगेगी, आपका पेट भरा भरा लगता है, ठीक है। ये आपको इट प्रोवाइड्स बल्क टू द डाइट, हेल्प्स इन स्मूथ एलिमिनेशन ऑफ स्टूल और फीसेस, यानी कि अगर आप रफेज खाते हैं तो आपका पॉटी आराम से हो जाएगा, ऐसे अटक अटक के पॉटी नहीं होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जो होता है ना, और यहाँ पर हैज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है, कौन, रफेज ही करता है। इट इज
इज अ नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो रफेज होता है ना, इससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती, मतलब नेग्लिजिबल ही समझिए। तो कैन बी ईटन फॉर वेट कंट्रोल, यानी कि इसको अगर आपको वेट कंट्रोल करना है तो आप इसको खा सकते हैं, इससे कोई आपको बेसिकली एनर्जी नहीं मिलती है। जो होल ग्रेन सीरियल्स हो गए, होल व्हीट फ्लोर, दलिया, ओट्स वगैरह से आपको रफेज का ये सोर्स है। एग्जांपल होल पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पीस, बीन्स, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, गुआवा, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स वगैरह होते हैं। प्रोटीन्स क्या हो गए? प्रोटीन्स जो होते हैं वो बिल्डअप हो गए, आपके बॉडी सेल्स को रिपेयर करने की हेल्प आते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो क्या, बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज भी, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? ये 4 kcal पर ग्राम, यानी 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 kcal का एनर्जी मिलता है। कहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, एग, पाउडरी मीट, लेग्यूम्स और ग्रेन्स से मिलेगा। फैट्स क्या है? ये आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हैं तो 9 kcal की आपको एनर्जी मिलती है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, या कार्ब्स जब आप खा रहे थे तो 4 kcal की आपको एनर्जी मिल रही थी 1 ग्राम पे, प्रोटीन खा रहे थे तब भी आपको 1 ग्राम पे आपको 4 kcal की एनर्जी मिल रही थी, लेकिन फैट खाने पे 9 kcal की 1 ग्राम पे आपको एनर्जी मिलती है। ये फैट का क्या हेल्प होता है कि इससे फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। फैट्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं, अराउंड नर्व्स, हार्मोन्स, बाइल जो होता है ना वो बेसिकली फैट डाइजेशन के लिए काम आता है। लिवर जो आपका बाइल जूस होता है ना वो। फिर यहाँ पर फैट क्या होता है? फैट ये विजिबल सोर्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में, आपको देसी घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, बटर हो गया। इनविजिबल सोर्सेज जैसे चीज़, मीट, पोल्ट्री, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, नट्स एंड सीड्स में आपको फैट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स में ना बेसिकली आपको एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड कौन सा आ गया भाई? अमाइनो एसिड ही मिल के आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इसमें भी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल में ये लिस्ट हो गई और नॉन एसेंशियल की ये लिस्ट हो गई। यहाँ पर प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में ये क्या होते हैं? इन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। ये किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं ना आपस में लिंक्ड होते हैं, यानी एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, इस तरीके से लिंक्ड होकर आपके प्रोटीन बनाते हैं शरीर में। आपके हेयर हो गए, आपके बाल हो गए, आपके नाखून हो गए, मसल्स हो गए, स्किन हो गए, ऑर्गन हो गए, ब्लड हो गए, हार्मोन्स हो गए, आपके एंजाइम्स हो गए, ये सब में ही प्रोटीन आपको देखने को मिलता है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कॉम्पोनेंट के रूप में। यहाँ पर आपके 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि अलग अलग मतलब सीक्वेंस में ज्वाइंट होते हैं। जो बायो वाले होंगे वो समझ जाएंगे। आपको अगर आपका बायो सब्जेक्ट नहीं तो बस इतना समझ आइए कि यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ABC है तो अगर किसी ने ABC ऐसे जोड़ दिया, किसी ने ACB ऐसे जोड़ दिया, किसी ने BCA ऐसे जोड़ दिया, तो ये अलग अलग ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो यही 20 इस तरीके के अमाइनो एसिड है जो कि बेरिंग सीक्वेंस में ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो 9 अमाइनो एसिड होते हैं ना वो आपका शरीर सिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको वो जरूरत पड़ती है बाहर से आपको लेना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि 9 अमाइनो एसिड शरीर खुद नहीं बना सकते तो बाहर से लेगा, बाहर से लेगा यानी उसके लिए जरूरी है। और ये डाइट में से लिया जाता है, यानी आप जो खाना खाएंगे उसी से आपको ये 9 अमाइनो एसिड मिलने वाले हैं। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो शरीर खुद सिंथेसिस कर लेता है, आपको डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर एक और चीज गिवन है कि डिपेंडिंग की क्या अवेलेबिलिटी है इन एसेंशियल अमाइनो एसिड की फूड में कितनी है, ये क्लासिफाइड होते हैं कंप्लीट प्रोटीन फूड में, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन फूड में और इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड में। कंप्लीट प्रोटीन फूड वो फूड होते हैं जिनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड एडुकेट मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये फूड कैसे हो गए? जैसे जो एग के एनिमल सोर्सेज से जो आपको एग मिलता है, मिल्क मिलता है, मिल्क के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मीट हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, प्लांट सोर्स, सोयाबीन वगैरह होते हैं, इनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं? कंप्लीट प्रोटीन फूड की कैटेगरी में आते हैं। प्रोटीन क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट प्रोटीन फूड इन द डाइट, यानी प्रोटीन की कितनी क्वालिटी है ये डिटरमाइन कैसे होता है? ये देख के कि क्या कंप्लीट प्रोटीन फूड है डाइट में कि नहीं है। इट इंप्रूव्स द अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, यानी आपके शरीर में अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करता है। अब बात करते हैं पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन फूड की। इसका मतलब ये हुआ कि ये लैक करते हैं कोई एक अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड, जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस हो गए, यानी इनमें है प्रोटीन तो है लेकिन पूरा कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, कहीं कहीं लैक है, यानी उनके पास नहीं है कुछ कुछ प्रोटीन्स। और सीरियल्स जो होते हैं वो मतलब कि सीरियल क्या उनके पास कौन सी प्रोटीन नहीं होती है? लाइसिन नहीं होती है, ये याद रखिएगा। यही सब तो पूछेगा, सीरियल्स के में लाइसिन नहीं होता है और जो पल्सेस होते हैं उनमें मिथ्योनिन नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ सीरियल्स और जो पल्सेस होते हैं ये भी प्रोटीन ही का सोर्स है, मगर इन ये क्या है आपके आते हैं पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन फूड में, इनमें कंप्लीट आपको एसेंशियल प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर टू इंप्रूव द प्रोटीन क्वालिटी, यहाँ सीरियल और जो पल्सेस होते हैं ना उनको कैन बी टेकन टुगेदर इन द मील, यानी कि आपके प्रोटीन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, इसीलिए सीरियल और पल्सेस को साथ में अगर आप खाएंगे तो आपका प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव होगा। और या फिर कंबाइन किया जा सकता है और भी कोई अगर प्रोटीन फूड है उनसे अगर आप कंबाइन करके ये खाते हैं तो आपको प्रोटीन अच्छा खाना मिलेगा। अब बात करते हैं आपके इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड्स। अब इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड्स वो होते हैं जिनमें मोर देन वन अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड लैक करता है ना तो उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन फूड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया? मेज प्रोटीन,
इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीट प्रोटीन फूड था उसमें सारे थे, इनकम्प्लीट वाले में क्या होगा, मोर देन 1 एसेंशियल अमाइनो एसिड लैक करता है, ठीक है। नाउ प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक इंडियन अडल्ट के लिए वो कितनी होती है, 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी के वेट के अनुसार आपको कैलकुलेट करिएगा। तो आप अपना जो केजी, जितना केजी होगा, आप अगर मान लीजिए 10 केजी है तो 10 इंटू में इतना 0.83 करके आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है आप लिख के बताइएगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी केस में ये 35% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 15% ही होना चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाउएवर आपका 2 ग्राम पर केजी अगर इंक्रीज करता है, अगर आप स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज में है ना, तो आपका 2 + 2 ग्राम और कर लीजिएगा, मतलब कि पर केजी 2 ग्राम और बढ़ जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन और कितनी आप इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 लीटर या बहुत ज्यादा ही आप प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको हेल्थ इंप्लीकेशंस होएगा। इसलिए प्रोटीन को एक रिक्वायर्ड, मतलब जितनी आपको जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। कोई भी चीज भाई जितनी जरूरत है उतना ही खाना चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फैट लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स या डाइटरी फैट्स जो होते हैं ना, इन ब्रॉडर टर्म ये यूज होते हैं ऑयल्स, फैट्स वगैरह के लिए। ऑयल्स बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी आपने अगर अपना सरसों तेल देखा होगा तो वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और फैट्स जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। जैसे कि अगर आपने घी वगैरह देखा होगा तो वो सॉलिड होते हैं, है ना। तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, यानी ये होता क्यों है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है अलग अलग तरह के फैटी एसिड जो उनको लिक्विड या सॉलिड बनाते हैं। फैटी एसिड अब क्या होता है, तो देखिए फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी फैट्स एंड ऑयल्स को बनाने के लिए फैटी एसिड जुड़ जुड़ के आपके फैट्स एंड ऑयल्स बनाते हैं। तो फैटी एसिड को क्लासीफाई करते हैं किसके अंदर, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। डिपेंड ये करता है कि किसमें डबल बॉन्ड है उनके केमिकल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, और वही जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसको MUFA लिखा हुआ है, इनमें क्या होती है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है इनके स्ट्रक्चर में। वही जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर के अनुसार से आपका फैटी एसिड डिवाइडेड है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर, जिसमें जो सैचुरेटेड होता है इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें एक मोनो वाला होता है, एक पॉली वाला होता है। मोनो वाले में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और पॉली वाले में क्या होता है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा है उस सब्सटेंस में, तो फैट जो होगा वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, यानी घी में क्या होता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड की परसेंटेज ज्यादा होती है। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की परसेंटेज ज्यादा होती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जो ऑयल्स का केस होता है, ऑयल्स में क्या होता है, लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर में। क्यों, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं इनको और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एनिमल फैट्स भी कहा जाता है। ये जो होते हैं आपके जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें हेल्थ रिस्क ज्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपका हार्ट डिजीज वगैरह होता है ना, ये अगर आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाएंगे ना तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो सैचुरेटेड फैट्स को ना लेस देन 7% आपको खाना चाहिए। देसी घी हो गया, बटर, चीज, क्रीम, रेड मीट हो गया, बेक्ड प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें क्या होता है, और जो बहुत सारे फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं। इसीलिए कम ये सब चीजें खानी चाहिए। कोकोनट और जो पाम ऑयल्स होते हैं ना, उनमें भी आपका सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। तो सैचुरेटेड फैट से हेल्थ रिस्क ज्यादा रहता है, आपका हार्ट डिजीज वाला कंडीशन ज्यादा हो सकता है। इसलिए लेस देन 7% आपको खाना चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोला है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मोनो अनसैचुरेटेड और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये क्या होता है, आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। यहाँ पर अगर आप सैचुरेटेड फैट्स खाने की जगह अनसैचुरेटेड वाला अपने डाइट में खाएंगे तो आपका ये ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है इसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प होगा। इसीलिए ये आपके हार्ट डिजीज भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कैनोला हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, आपका पैल्मियन हो गया, जो राइस का ब्रांड होता है, तिल, सीसम का ऑयल होता है, ये सब, वॉलनट का हो गया, ये इसमें क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए जैसे कि जो वेजिटेबल ऑयल हो गया, मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉर्न, जो सैफ्लावर हो गया, सनफ्लावर ऑयल्स हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, इनमें क्या होता है, ये इनमें होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इससे क्या होता है, ये सब अगर आप खाएंगे ना तो उतना हेल्थ रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये है डाइटरी फैट में क्या होता है, कैन बी अटेन फ्रॉम विजिबल एज वेल एज इनविजिबल सोर्सेज। यानी आपको अगर फैट चाहिए तो आपको विजिबल या इनविजिबल सोर्सेज, यानी विजिबल सोर्स यानी आपको सामने सामने से पता चल रहा है कि हाँ मैं घी तेल खा रहा हूँ। इनविजिबल सोर्सेज अभी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप इनडायरेक्टली भी फैट खाते हैं। विजिबल सोर्स कैसे हो गया, घी तेल, वही सब आप खाएंगे तो आपको दिख रहा है ना भाई कि मैं फैट खा रहा हूँ। वाइल जो इनविजिबल सोर्स कैसे हो गया, अगर आप नट्स खाएंगे, सीरियल्स खाएंगे, पल्सेस खाएंगे, मिल्क, एग, मीट वगैरह खाएंगे तो
आपको सामने से तो नहीं पता चल रहा कि मैं फैट खा रहा हूँ, मगर ये इनविजिबल फैट जो होता है ना, ये भी टोटल फैट जो होता है ना उसमें कंट्रीब्यूट करता है। एसेंशियल फैटी एसिड जो आपके डाइट में है वो होनी कितनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि कितने फूड स्टफ्स आपके प्रेजेंट है डाइट में। जो टोटल फैट होगा, आपको जितना मोटाई होगा वो विजिबल वाला भी देगा और इनविजिबल वाला भी आपको फैट देने वाला है। फैट का मतलब मोटाई हमेशा नहीं होता है, मैं गलती से बोल दी। यहाँ पर आपको कितना टोटल फैट होगा, ये कितना आपने विजिबल वाला खाया और कितना इनविजिबल, दोनों जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि विजिबल वाला खाएंगे तो फैट जुड़ेगा, इनविजिबल वाला तो इनविजिबल है जुड़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों ही आपको फैट देता है। यहाँ पर शुड प्रोवाइड बिटवीन 10 से 30, आपका टोटल कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट है ना उसमें बस 15 से 30 होना चाहिए। विजिबल फैट अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्टेड टू 20 से 30 ग्राम पर डे। अगर आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करें, अगर पूरा दिन बैठे हुए हैं तो और कम ही फैट खाने की कोशिश करिए। अगर आप मतलब एथलेटिक पर्सन है तो आप अपना फैट इंटेक थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फैट इंटेक नहीं बढ़ाना चाहिए। ये कितना बोला है, रेस्ट्रिक्ट करिए 20 से 30 ग्राम पर दिन तक ही रेस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है। तो ये हो गया फैट्स के बारे में। अब क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर जो टोटल फैट इंटेक होना चाहिए वो कितना है, 20 से 30% ही होना चाहिए अडल्ट्स के लिए, ताकि आपका डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट हो सके। ये ना हो कि इधर से मांस लटक रहा है उधर से मांस लटक रहा है। इन इंटेक जो सैचुरेटेड फैट होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और जो ट्रांस फैटी एसिड होता है उसका कंजम्पशन जितना कम हो सके उतना होना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ सर्टेन फैटी एसिड वो क्या होता है, वो आर एनकरेज्ड बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट्स देते हैं। जैसे ऑयल्स जो कि फूड से निकलते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, नट्स हो गया, राइस ब्रांड्स हो गए, फिश हो गया, ये सब क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो ये ऑयल्स आप खा सकते हैं। इन व्यू ऑफ दिस एंड आइडियल जो फैट की क्वालिटी अगर हम लोग सही देखें एक गुड हेल्थ के लिए, तो ये बिटवीन कितना होना चाहिए, SFA और MUFA और PUFA का एक बैलेंस होना चाहिए। ये कैसे मेंटेन होगा, अगर आप कंबाइन करते हैं वेरियस ऑयल्स, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल को सनफ्लावर ऑयल के साथ, सैफफ्लावर ऑयल को पाम ऑयल वगैरह के साथ अगर आप कंबाइन करके देते हैं तो एक बैलेंस बना रहेगा। आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक बैलेंस बना रहेगा आपके शरीर में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कब से कोलेस्ट्रॉल बोल रही हूँ, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आपके शरीर में सिंथेसाइज होता है। ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। ये बेसिकली एक सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसी का ये कॉम्पोनेंट होता है। आपकी सेल का जो आउटरी लेयर होता है ना उसका ये कॉम्पोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है, ताकि बाइल जूस की प्रोडक्शन हो पाए। बाइल जूस के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होती है, फूड की डाइजेशन होती है, और साथ में सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराने के लिए। अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बनने लगा तो ये क्या होता है ना कि आपके ब्लड वेसल्स में जाके जमा होने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, आपकी आर्टरीज पतली हो जाएगी, जिससे क्या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे तो ज़रूरी होता है कोलेस्ट्रॉल, मगर अगर आप ज़्यादा अगर इस तरीके से डिपॉजिट होने लगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड, जैसे एग का यॉल्क हो गया, बटर, ऑर्गन, मीट, बीफ के जो चिकन वगैरह होता है ना उसमें ये कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, इसलिए वेजिटेबल ऑयल्स खाने के लिए प्रमोट किया जाता है। एक्सेस अगर आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, बट सैचुरेटेड और जो ट्रांस फैट होता है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, रादर देन अगर आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेते हैं ना तो उतना नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। हाँ बढ़ाता है, लेकिन सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से ज़्यादा नहीं। अब ये ट्रांस फैट क्या होता है, तो जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं ना वो बेसिकली क्या होता है ना, एक हाइड्रोजिनेशन होता है, उससे प्रोड्यूस होता है ट्रांस फैट। ये प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो डायरेक्टली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है ना उसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एडिंग होता है, विच इज फाउंड इन और जो वेजिटेबल ऑयल हो गया, जिससे ये क्या हो जाता है ना, अनसैचुरेटेड वाले सैचुरेटेड बन जाते हैं या फिर सॉलिड बन जाते हैं। यानी अनसैचुरेटेड वाला जो फैटी एसिड था वो तो ठीक था, हेल्दी था, सैचुरेटेड वाले से उतना मतलब हार्म नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन क्या होने लगता है, हाइड्रोजिनेशन के कारण इस अनसैचुरेटेड वाले पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अटैच होने लगते हैं और ये अनसैचुरेटेड वाला सैचुरेटेड बन जाता है। ये जो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स होते हैं ना ये आपका टेक्सचरल और स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी आपके फूड में ये देते हैं, लेकिन ट्रांस फैट मतलब शरीर को बर्बाद करने का ही काम करता है। ये बेसिकली कहाँ आपको बीफ हो गया, लैम्प हो गया, आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें ट्रांस फैट देखने को मिलता है। हाउएवर जो मेन सोर्स होता है ट्रांस फैट का वो होता है जैसे कुकीज, बिस्किट, मिक्सचर, नमकीन्स, पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं ना उसमें ट्रांस फैट पाया जाता है। ये जो ट्रांस फैट होते हैं ना ये लो कर देते हैं आपके जो HDL यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ट्रांस फैट उसको जाके कम कर देते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल, हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देते हैं। अब बात करेंगे हम वाटर की। ये फैट्स वाला खत्म हो गया। वाटर क्या होता है, आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। किससे बना होता है, H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वाटर मेजर कंपोनेंट होता है। आपके शरीर में भी पानी की मात्रा होती है। 60% जो टोटल आपका वेट होता है वो पानी ही होता है। ये क्या होता है, ये मीडियम होता है सारे बॉडी के फ्लूइड के, जैसे ब्लड हो गया, आपका थूक हो गया, आपकी डाइजेस्टिव जूसेस, यूरिन जो आप पॉटी करते हैं, स्वेट हो गया, परस्पिरेशन हो गया, सब में आपका वाटर तो प्रेजेंट होता ही है। अब
यहाँ पर जो वाटर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी किसी को भी अपने अंदर घोल लेता है। आप वाटर के अंदर कुछ भी मिला सकते हैं। वाटर बाथ द सेल बॉडी सेल एंड कीप्स देम मॉइस्ट, यानी वाटर जो है, जैसे स्वेट से क्या होता है, वाटर जो है आपके बॉडी सेल्स को बाथ करता है और उनको मॉइस्ट रखता है, इसलिए एक तरीके से लुब्रिकेंट का भी काम करता है। ये जॉइंट्स में भी अच्छा लुब्रिकेंट का ये काम करता है। हमारा बॉडी जो है वो वाटर कहाँ से मिलता है, बेसिकली ये मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जो आप लिक्विड इनटेक करते हैं वहीं से वाटर आपको आपके शरीर को मिलता है। वाटर कैसे लेते हैं, जैसे टी, कॉफी, फ्रूट जूस हो गया, एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह से आपको वाटर की मात्रा मिलती है। इन अदर फूड जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, वाटर प्रेजेंट उनमें भी होती है, लेकिन इनविजिबल फॉर्म में। आपको थोड़ी वेजिटेबल फ्रूट्स में दिख रहा है कि अरे यहाँ पानी है, नहीं, वो इनविजिबल होता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्लीन और सेफ पानी पिए इन ऑर्डर टू अवॉइड कि कोई वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे डायरिया, डायसेंट्री, कोलेरा वगैरह होता है वो ना हो। अब यहाँ पर हर जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं ना, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो आयरन कंटेनिंग होता है, जिससे आपका आरबीसी रेड कलर का आपको दिखता है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से और सारे बॉडी पार्ट तक। तो हीमोग्लोबिन में जो ईच सब यूनिट होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमे ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हर हीमे ग्रुप में ना एक आयरन का एटम प्रेजेंट होता है, जिससे ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आरबीसी के बारे में जानकारी दे रखी है। अब बात करते हैं आपके विटामिन क्या होते हैं। विटामिन आर द केमिकल्स जो हमारा बॉडी को जरूरत होती है छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, किस लिए, ताकि ये फंक्शन प्रॉपर्ली कर पाए, टू वर्क इन अ वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे तरीकों से, एंड मोस्टली इसको कहा जाता है हेल्पर्स। विटामिन को क्या बोला जाता है, हेल्पर्स। एग्जाम्पल, मेनी ऑफ द बी विटामिन जो होता है, विटामिन बी जो होता है वो किस लिए हेल्प करता है, बॉडी को प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए विटामिन बी का यूज होता है। तो जो विटामिन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल सिर्फ विटामिन बी और जो सी होता है, वही फैट सॉल्युबल जो होता है वो ए, डी, ई, के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल्स विटामिन होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स में स्टोर होते हैं और नॉट पास आउट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर से बाहर नहीं निकल जाते इजीली। वही जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो क्या होंगे, सुसु के थ्रू निकल जाएंगे, यानी कि ये पॉटी या सुसु से ये निकल जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन होते हैं, यानी बी और जो सी वाला होता है। बॉडी नीड्स वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसीलिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है आपको लेना पड़ेगा, बार बार लेना पड़ेगा स्मॉल डोजेज में, क्योंकि इसको आपको थोड़ी थोड़ी देर में लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉटी सुसु से निकल जाते हैं। और ये ईच टॉक्सिक लेवल इतना भी, मतलब दे आर अनलाइकली टू रीच टॉक्सिक लेवल, यानी कि ये नहीं होगा कि अगर आप ज्यादा विटामिन बी या सी लेंगे तो आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये तो बार बार निकल जा रहा है ना पॉटी सुसु से। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये एक टॉक्सिक लेवल पे पहुंच सकते हैं अगर ये कुछ ज्यादा ही अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिन लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो पॉटी सुसु से निकल ही नहीं रहा है, आप लेते जा रहे आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएगा, इसीलिए इसको एक लिमिटेड मात्रा में ही लेना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि आपका बी और जो सी होता है वो दोनों विटामिन के बारे में अभी हम जानेंगे। तो बी भी ना अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे B1, B2 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया, वो सब जानते हैं इसके क्या फंक्शंस होते हैं और किस सोर्सेज से आपको मिले। तो जो B1 विटामिन होता है उसको क्या बोलते हैं, थियामाइन कहते हैं। एक तरीके से ये कोएंजाइम के रूप में वर्क करता है, के लिए नीडेड होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए नीडेड होता है, ये नर्व्स फंक्शंस के लिए नीडेड होता है, और नीडेड होता है डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में। आपका B1 विटामिन होता है वो जरूरी होता है। इसका सोर्स क्या है, होल ग्रीन जो सीरियल्स होते हैं, पल्सेस, पीनट, सीड, मशरूम्स, ग्रीन पीस हो गया, बीन हो गया, एग यॉक हो गया, मीट वगैरह में। फिर आता है राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 होता है। ये क्या होता है, एक तरीके से दो कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। सबसे पहला है FMN एंड देन इज FAD। ये किसके लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए ही यूज होता है। ये किसके लिए है, नॉर्मल विजन हो गया, स्किन के हेल्थ अच्छे के लिए B2 लेना जरूरी है। मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलता है, ये एग्स हो गए, लिवर, किडनी वगैरह से आपको मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, होल ग्रीन सीरियल्स, लेग्यूम्स वगैरह से आपको B2 मिलता है, और B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन है। फिर आते हैं B3 को नायसिन कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके से पार्ट ऑफ कोएंजाइम है, नाइकोटियामाइन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और NADP का। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। ये नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। होल ग्रीन जो सीरियल्स होते हैं, पल्सेस, मीट, पोल्ट्री, फिशेस, वेजिटेबल्स, एग्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, ये आपका नायसिन इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें EAA ट्राइफोफैन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, जो कि कन्वर्ट करता है नायसिन इन द बॉडी व्हेन रिक्वायर्ड। ट्राइप्टोफैन जो है ना, ये अगर आपको नायसिन शरीर में जरूरत होती है ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपके ये जो चीजें हैं ना इसमें आपको डायरेक्ट B3 नहीं देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, इनमें ना एक एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट इज ट्राइप्टोफैन प्रेजेंट होता है, जो कि अगर नायसिन की जरूरत होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर 60 ग्राम ऑफ ट्राइप्टोफैन होता है, इसको कन्वर्टेड टू प्रोवाइड 1 mg नायसिन, यानी 60 अगर आप mg क्या लेते हैं, ट्राइप्टोफैन लेते हैं, तो आप 1 mg नियासिन बनवा सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन B6 की। ये क्या होता है, कोएंजाइम के पार्ट होते हैं। ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होता है। ये एक्टिविटी जो मेन एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन
प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म के लिए यूजफुल होते हैं। ये हेल्प करते हैं किस लिए, WBC बनवाने के लिए, और जो हीमोग्लोबिन में हेमे प्रेजेंट होता है ना वो बनवाने के लिए भी विटामिन B6 का ही यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोटिन की। बायोटिन जो है एक फंक्शनल कोएंजाइम है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। ये बेसिकली आपका ऑर्गन, मीट हो गया, लिवर, किडनी, ये सब आपका एग्जांपल है। और एक इंपॉर्टेंट है कि ये और कहाँ, इंटेस्टाइनल, जो बैक्टीरिया होते हैं उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी बायोटिन होता है। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन्ड है। फिर आता है पैंटोथेनिक एसिड। ये क्या होता है, ये कोएंजाइम ए का एक पार्ट है जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए यूजफुल होता है। ये जैसे मिल्क, मीट, पीनट्स, एग वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है फॉलिक एसिड, फॉलेट जिसको कहते हैं। ये किसमें, बेसिकली पार्ट ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर मेकिंग जो DNA या न्यू सेल बनाने के लिए, स्पेशली जो रेड ब्लड सेल बनाने के लिए आपको फॉलिक एसिड या फॉलेट की जरूरत पड़ती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने में आपकी फॉलिक एसिड या फॉलेट की जरूरत पड़ती है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, पल्सेस वगैरह, ये सब आपके गुड सोर्सेस हैं इसके फॉलिक एसिड के। फिर आते हैं कोबालामीन या विटामिन B12। ये क्या है, न्यू सेल बनाने के लिए काम आता है और ये इंपॉर्टेंट इसका नर्व फंक्शन है। ये बेसिकली प्लांट फूड में नहीं पाए जाते। ये याद रखिएगा, कौन सा प्लांट फूड में नहीं पाया जाता है तो वो है विटामिन B12। आपके प्लांट वाले में नहीं पाए जाएंगे, एनिमल्स वाले में ही पाए जाएंगे। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है जो कि आपका विटामिन C है। अब वो क्या होता है, विटामिन B का देख लीजिए कितने हैं टोटल विटामिन B। ये टोटल आपके विटामिन B के हो गए। अब विटामिन C की हम बात करें, विटामिन C में एंटीऑक्सीडेंट रोल होता है कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इसमें वोंडिंग एबिलिटी होती है, हीलिंग एबिलिटी होती है, यानी चोट लगी तो उसको अच्छे से मतलब हील कर सकता है। ये बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी इसका एक पार्ट ऑफ एंजाइम जरूरी होता है। ये इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। कहाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। कहाँ पर, कार्बेज फैमिली, जो आपका कैबेज फैमिली होता है, स्प्राउट्स, आंवला, गुआवा वगैरह में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की। तो ये क्या थे, आपके वाटर सॉल्युबल्स थे B और C वाले। अब यहाँ पर है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ना वो बॉडी के सेल में स्टोर होते हैं और ये इजीली ऐसे ही नहीं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जैसे कि वाटर सॉल्युबल वाले क्या होते हैं, इजीली पोटी सूसू से निकल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फैट सॉल्युबल अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो आप ये टॉक्सिक इफेक्ट देगा क्योंकि आपके शरीर में ही एक्यूमुलेट होने लगता है। तो एक बैलेंस डाइट जो होता है ना वो इनफ आपको फैट सॉल्युबल विटामिन प्रोवाइड करता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन E हो गया और K हो गया। विटामिन A क्या हो गया, ये बेसिकली अगर जो डिम लाइट होता है तो कुछ लोगों को क्या होता है, रात में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिनको विटामिन A की डिफिशिएंसी होती है तो उनको रात में नहीं दिखता है। तो यहाँ पर एक हेल्दी स्किन के लिए, आंखों की रोशनी ठीक करने के लिए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए, स्केलेटन के ग्रोथ के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज, इम्यून और हेल्थ सिस्टम के ग्रोथ के लिए विटामिन A जरूरी होता है। देखिए एक यहाँ एक और चीज गिवन है कि प्रीकर्सर क्या होता है। ये प्रीकर्सर जो होता है ना वो कन्वर्टेड बाय बॉडी, यानी बॉडी से जो होता है ना वो विटामिन में कन्वर्ट हो सकता है उसी। तो विटामिन A जो होते हैं वो एनिमल सोर्सेज से, जैसे रेटिनॉल वगैरह हो गया, मिल्क, चीज, क्रीम, बटर, एग, यॉल्क, लिवर, ये बेटा कैरोटीन, ये सब क्या होते हैं, प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। और जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह से भी आपको विटामिन A मिलता है। रेड एंड येलो फ्रूट्स से आपको विटामिन A मिलता है। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जो उनसे भी आपको विटामिन A मिलता है। विटामिन D कहाँ से मिलेगा, विटामिन D का सबसे बेस्ट सोर्स होता है सनलाइट से मिलता है, एग के यॉल्क से मिलता है, लिवर, फैटी जो फिश होता है वो सबसे आपको मिलता है। ठीक है, और ये विटामिन D जरूरी क्या होता है, ताकि प्रॉपर आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाए और किसका एब्जॉर्प्शन हो पाए, आपके फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो पाए, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हो पाए, बोन्स में डिपॉजिट हो पाए, इसके लिए विटामिन D जरूरी होता है। विटामिन E क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। पॉली अनसैचुरेटेड प्लांट ऑयल हो गया, ये सब जो एग्जांपल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, व्हीट जर्म हो गया, ये सब जो है ना बेसिकली आपके विटामिन E के सोर्सेस है। विटामिन K क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होता है, यानी अगर आपको कहीं चोट लगती है तो कुछ देर बाद खून बहना बंद होता है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन K रिस्पॉन्सिबल है। क्या खाइएगा तो आपको विटामिन K मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइएगा, मिल्क हो गया, ये सब। और साथ में विटामिन K और कहाँ बनता है, बैक्टीरिया के जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वहां पर आपका विटामिन K बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब बात करते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, नीडेड फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। दे आर मिनरल्स जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। और जो कि स्मॉल अमाउंट में अगर रिक्वायर्ड होते हैं तो उनको माइक्रो मिनरल्स कहेंगे। तो मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना। तो माइक्रो मिनरल्स को क्या बोलते हैं, ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, बिकॉज कम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपका मैक्रो और माइक्रो का टेबल दिया हुआ है। देखिए जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, आपका पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह हो गया, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब क्या है आपके मैक्रो मिनरल्स में आते हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। वही जो ट्रेस मिनरल्स यानी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, माइक्रो मिनरल्स होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये ऑल्दो आयरन जो है वो कंसिडर होता है ट्रेस मिनरल, लेकिन जो अमाउंट होता है ना वो मोर देन माइक्रो से ज़्यादा चाहिए होता है। तो याद रखिएगा ये एक बात कि आयरन को ऐसे तो किस में कंसिडर करते हैं, माइक्रो में कंसिडर करते हैं, लेकिन इसका समवॉट माइक्रो से
से ज़्यादा ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है आपके ट्रेस मिनरल्स के, ये यहाँ तक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको पढ़ा देती हूँ। तो मैक्रो हो गया, यानी ज़्यादा जो आपको चाहिए रहता है क्या, सोडियम। सोडियम किसके लिए चाहिए होता है, प्रॉपर बॉडी के फ्लूइड बैलेंस के लिए, आपके एल्केनिटी एसिडिटी जो होती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सोर्स है, ये सारे इसके सोर्स है। और यहाँ पर क्लोराइड कहाँ से क्यों चाहिए होता है, प्रॉपर फ्लूइड के बैलेंस और स्टोमिक एसिड के लिए चाहिए होता है, और ये इसके सोर्सेस है। पोटेशियम किस लिए चाहिए होता है, ये प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस, नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए चाहिए होता है, और ये इसके सोर्सेस है। कैल्शियम किस लिए चाहिए होता है, आपके बोन्स टीथ के लिए चाहिए रहेगा, मसल के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प करता है। ये नर्व फंक्शनिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इम्यून सिस्टम हेल्थ वगैरह के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। ये इन सब चीज़ों से आपको कैल्शियम मिलता है। अब फॉस्फोरस की बात की जाए तो फॉस्फोरस क्या, फिर से बोन्स एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर सेल में पाया जाता है। ये एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर ये एसिड बेस का बैलेंस बना के रखता है, और ये सारे उसके सोर्सेज हैं। मैग्नीशियम क्या है, आपके बोन्स में पाए जाते हैं, मेकिंग प्रोटीन के लिए चाहिए रहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, इम्यून सिस्टम हेल्थ वगैरह के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। और ये इसके सोर्सेज है, कहाँ आपको मिलते हैं मैग्नीशियम, तो चॉकलेट से याद रखिएगा मैग्नीशियम मिलता है, सी फूड से भी मैग्नीशियम मिलता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बिकॉज ये एमसीक्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं। सल्फर कहाँ से, ये क्यों चाहिए होता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में बेसिकली सल्फर आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये आपको मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, मिल्क, पल्सेस वगैरह आपको मिलेगा। तो मैक्रो के सारे एग्जांपल्स याद हो गए। अब बात करते हैं आपको माइक्रो वाले जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है आपका आयरन। आयरन जो होते हैं वो हर सेल, आपके हर बॉडी के सेल में पाए जाते हैं। ये एसेंशियल है बिकॉज ये आपके रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हर बॉडी के सेल तक, इसलिए आयरन इंपॉर्टेंट है। ये मायोग्लोबिन जो है ना, उसके लिए उसका भी एक पार्ट है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो गया, और ये क्रूशियल होता है, हेल्पिंग जो फिजिकल वर्क होता है ना उसमें ये हेल्प करने आयरन का काम होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कहाँ से आपको आयरन मिलती है। फिर बात करते हैं जिंक की। जिंक जो है ना आपका, ये भी जो है वो पार्ट है बहुत सारे एंजाइम का, नीडेड की आपकी सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस और जेनेटिक मटेरियल के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। एज अ फंक्शन ये जो है इन टेस्ट परसेप्शन, वुंड हील्स हो गया, या फिर हीलिंग्स वगैरह के लिए होती है, नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल ग्रोथ और जो सेक्शुअल मैचुरेशन के लिए ज़रूरी होती है। ये इंपॉर्टेंट होती है इम्यून सिस्टम के लिए, मीट, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल वगैरह से आपको जिंक मिलता है, ठीक है। आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन कहाँ से होता है, कहाँ आपको देखने को मिलेगा, थायराइड जो हार्मोन होता है उसमें। ये आपके ग्रोथ को रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को। ये सी फूड हो गया, ये आयोडीन रिच होते हैं। आयोडीन जो सॉल्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड वगैरह में आयोडीन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम जो होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट, और ये मीट, सी फूड और ग्रेन्स में मिलता है। कॉपर क्या होता है, कॉपर ये होता है बहुत सारे एंजाइम्स का ये पार्ट होता है, आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। और ये सब वो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना उससे भी आपको कॉपर मिलता है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं आपके ये मैंगनीज की। मैंगनीज जो है वो भी एक एंजाइम का ही पार्ट है, और ये बहुत सारे फूड, स्पेशली जो प्लांट फूड होते हैं ना उसमें आपको मैंगनीज देखने को मिलेगा। फ्लोराइड क्या होता है, ये आपके बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए होता है, और ये टूथ डिके यानी दांत सड़ने नहीं देता है। ड्रिंकिंग वाटर या तो फ्लोराइड वाला अगर आप पानी पीते हैं वो उससे आपको फ्लोराइड मिलेगा, या फिश या मोस्टली टीज से आपको फ्लोराइड की मात्रा आपके शरीर में मिलती है। क्रोमियम की बात की जाए तो ये बेसिकली वर्क्स क्लोजली आपके इंसुलिन के साथ, ताकि आपके ब्लड शुगर, ग्लूकोज जो लेवल है ना उसको ये मेंटेन करके रखता है। जो ऑर्गन मीट होते हैं, स्पेशली जो लिवर वगैरह होता है ना, उससे आपको क्रोमियम मिलता है। फिर आता है मॉलिबेडनम, जो कि बेसिकली एक एंजाइम के कुछ एंजाइम्स का पार्ट है, जो आपके पल्सेस, ब्रेड, ये सबसे आपको मॉलिबेडनम मिलता है। तो ये हो गया आपके क्या है, ये मिनरल्स के बारे में, क्या क्या मिनरल्स आपको जरूरी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके व्हाट इज दिस न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इन डाइट, यानी डाइट में कुछ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फूड जो होता है ना वो हर इंडिविजुअल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। ये आपको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वर्कआउट के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है एक इंडिविजुअल का। ये जो हम खाना खाते हैं ना उनमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए एसेंशियल होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। सम ऑफ दीज आर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, उनमें से ना कुछ न्यूट्रिटिव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जो प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं। वही जो और बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी तो आपके खाने में होते हैं ना, वो नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी उनमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है, इसलिए वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या है, जैसे
जैसे कि आप देखिए फूड जो जिनमें वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू देखने को मिलता है, जो कि अब यहाँ मैंने आपको बताया है ना। जिनमें नो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है जैसे केमिकल कंपाउंड, फूड इन विच नो स्पेसिफिक न्यूट्रिटिव फंक्शंस, यानी जिनमें उतना मतलब न्यूट्रिशन है ही नहीं, उन सारे फूड कंपाउंड्स को नॉन न्यूट्रिटिव वाले कहते हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स जो है एक तरीके से किसकी तरह एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की तरह वर्क करते हैं, जैसे फाइरेट हो गया। वेल सम हैव अदर बेनिफिट्स जैसे फाइटोकेमिकल्स के होते हैं, वो कुछ और बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। सम मिनरल्स विथ नो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होते हैं वो फूड और बिवरेजेस में ऐड किए जाते हैं ताकि फूड की स्मेल अच्छी आए, टेस्ट अच्छी आए, ज़्यादा समय तक चले या अच्छे दिखे, उसके लिए अलग से कुछ कुछ डाला जाता है। तो उसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कहलाता है। नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स जो कि इंटरफेयर करते हैं न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन में, यानी ये नॉन न्यूट्रिशन वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे आपको दिक्कत देते हैं। देखिए ये जो नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स होते हैं या एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर्स होते हैं ANFs, ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन में। ये जो होते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स फूड में प्रेजेंट होते हैं, ये रिड्यूस करते हैं न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन या फूड इंटेक। इसीलिए ये क्या करते हैं, इंपेयर्ड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस को खराबी मतलब छेड़छाड़ कर देते हैं। इसमें क्या है, जैसे देखिए फाइटेट्स है, ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट वाला है, यानी इससे कुछ न्यूट्रिशन तो मिलने नहीं वाला है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके जो अनरिफाइंड सीरियल्स एंड मिलेट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ये क्या करता है ना फाइटेट्स, ये आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ बाइंड कर जाता है और इनको बना देता है न्यूट्रिएंट अनअवेलेबल फॉर डाइजेशन, यानी ये जो आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो न्यूट्रिएंट देते थे उनको भी न्यूट्रिएंट अनअवेलेबल बना दे रहा है और इनको जर्मिनेशन कराने पे जो फाइटेट का कंटेंट है वो रिड्यूस हो जा रहा है। तो आप देखिए खुद भी निठल्ला था और अगले वाले जो आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम था वो अच्छा काम करे तो उनको भी निठल्ला बना दे रहा है। फिर बात करते हैं टैनिन्स की। टैनिन्स क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं लेग्यूम्स में, मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी, स्पाइसेस वगैरह में होता है। टैमरिंड सीड, टर्मरिक एंड सर्टेन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में टैनिन्स क्या होता है, ये इंटरफेयर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, यानी आयरन एंड प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता है। ट्राइप्सिन इनहिबिटर क्या हो गया, ये इनहिबिट करते हैं ट्राइप्सिन का इन गट्स एंड इंटरफेयर जो डाइजेस्टिबिलिटी होता है डाइटरी प्रोटीन्स वगैरह के और उनके यूटिलाइजेशन को इंटरफेयर कर देते हैं। ये कहाँ, आपके सोयाबीन, व्हाइट जो डक के एग्स होते हैं उनमें। और हीट ट्रीटमेंट इनएक्टिवेट्स ट्राइप्सिन इनहिबिटर्स, यानी अगर आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो ये भी खराब हो जाता है। अगर आपको इसको नहीं चाहिए तो आप हीट ट्रीटमेंट करके हटा सकते हैं। बात करते हैं ऑक्सीलेट्स की, तो ये प्रेजेंट होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, कुछ लेग्यूम्स में, और ये इंटरफेयर करते हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। फिर आते हैं गॉइट्रोजन्स जो होते हैं, ये इनको बोला जाता है एंटी थायरॉइड सब्सटेंस, ये इंटरफेयर करते हैं आयोडीन के अपटेक से बाय थायरॉइड ग्लैंड और इससे क्या होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, सोयाबीन, बाजरा, पीनट, लेंटिल्स जो होते हैं ना, उनमें ये गॉइट्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थायरॉइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं लेने देते हैं, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर कुछ ना बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स भी होते हैं। चलो बुराई तो अभी पढ़ लिए, कुछ बेनिफिट भी देते हैं। कैसे, जैसे फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है ताकि थ्राइव और थ्वाट कॉम्पिटिटर्स को ना बेसिकली हटाने के लिए ये जनरेट करते हैं, प्लांट्स, प्रीडेटर्स, पैथोजेंस वगैरह को। ठीक है, ये आया नाम का से फाइटो का मतलब बेसिकली ग्रीक वर्ड है, फाइटो का मतलब प्लांट होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, बीन्स ये सब में आपको देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं ना, एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं किसी डैमेज से, जिससे कि दैट कुड लीड टू कैंसर, यानी ऐसा डैमेज जो कि कैंसर करवा सकता था उससे ये फाइटोकेमिकल बचा रहा है, जबकि है ये नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर, फिर भी बचा रहा है, यानी कि बेनिफिट तो दे रहा है। रिस्क ऑफ कैंसर को रिड्यूस किया जा सकता है, अगर आप ज्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स खाते हैं ना तो कैंसर का रिस्क घट जाता है, फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा कलरफुल वाले खाने से। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होता है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते। फिर आता है एंथोसाइनिन्स। तो एंथोसाइनिन क्या होता है, ये गिव ग्रेप्स हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, क्रैनबेरीज हो गया, रास्पबेरीज हो गया, इनमें ना जो डार्क कलर होता है ना वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन्स के कारण होता है। दे हैव बीन नोन कि लैबोरेटरी में किस लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी इनके पास होती है। तो ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट वाले हैं लेकिन फिर भी इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ट्यूमर की प्रॉपर्टी है। फ्लेवोनॉइड्स और आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वेजिटेबल में पाए जाते हैं, फ्रूट्स और ग्रेन्स जैसे सोयाबीन, चिकपी, और ये एक तरीके से लिटिल बिट और ईस्ट्रोजन का काम करते हैं। ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, तो ईस्ट्रोजन लाइक आपको प्रॉपर्टी देखने को इसका मिलेगी। और ये इन दीज प्लांट्स, ये इनको क्या बोलते हैं, फाइटो ईस्ट्रोजन कहते हैं। यही चीजें प्लांट में होती है तो फाइटो ईस्ट्रोजन कहते हैं। ये हेल्प करते हैं किस लिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, जिसमें जो बोन होता है उसमें एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, उसको कम करते हैं। हार्ट डिजीज हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या मेनोपॉज के सिम्टम्स जो होते हैं उनको लोअर करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फिर आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी स्वीटनर जो होता है आर्टिफिशियली जो होता है, ये क्या होता है, ये सिंथेटिक कंपाउंड होता है जो कि शुगर के टेस्ट को डुप्लीकेट करते हैं, यानी एक्चुअल शुगर नहीं है, बस आपको मीठा लगेगा इतना, इसका मतलब क्या है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इनमें कम एनर्जी होती है, एनर्जी आपको नहीं देगा, इसीलिए ये जब डाइट फूड्स बनते हैं, बिवरेजेस बनते हैं, तो उनमें
आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है, बाहरी मिठास डाली जाती है। ये रीज़न क्यों? ताकि यहाँ पर डिज़ायर टेस्ट बना रहे, बट रिड्यूस कैलोरिक वैल्यू भी, यहाँ पर कैलोरीज भी घट जाती है क्योंकि इनमें उतना आपको कैलोरीज देखने को नहीं मिला है। बिकॉज आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है एक तरीके से एडिटिव कंसिडर किया जाता है, इसलिए इनको रेगुलेट किया जा सकता है। देयरफॉर आइडेंटिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन को एक तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की, तो ये वैसे कंपाउंड होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देते हैं, तो इसीलिए फूड और बेवरेजेस में ये डाले जाते हैं ताकि ज़्यादा समय तक चले, और इनको एडिटिव के रूप में कंसिडर किया जाता है। ये टिपिकली रेगुलेट होते हैं, इसलिए इनका आइडेंटिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर बात है स्पाइसेस, यानी कि आपके जो मसाले होते हैं, ये क्या है, जैसे ड्राई सीड फ्रूट्स, रूट बार्क्स जो वगैरह होते हैं, ये फ्लेवरिंग, कलरिंग, प्रिजर्विंग फूड वगैरह के लिए आपके मसाले डाले जाते हैं। समटाइम्स जो स्पाइस जो होता है वो और सारे फ्लेवर्स को भी हाइड कर देती है। स्पाइसेस जो होते हैं वो कहाँ से आपको मिलते हैं, हर्ब्स से मिलते हैं, और ये पार्ट होते हैं ग्रीन लीफी, जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट होते हैं। स्पाइस जो है उनके बहुत सारे अदर भी यूजेस होते हैं, जैसे मेडिसिनल यूज होता है, आपका हल्दी होता है, वो सब आपका क्या मेडिसिनल यूज के लिए काम होता है। जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स हो गया, परफ्यूम वगैरह के लिए भी यूजफुल होता है। जैसे टर्मरिक को हम क्या वेजिटेबल के रूप में भी, एंड गार्लिक को क्या एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया, ये इसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें कितनी बेनिफिट दे रहा है। को बात करते हैं कॉफी की, तो कॉफी क्या है, एक ब्रूड बेवरेज होता है जो कि कहाँ से, रोस्टेड या बेक्ड सीड से आपको मिलता है। दो कॉमन सोर्सेज ऑफ कॉफ़ी कहाँ से मिलते हैं आपको, कॉफ़ी अरेबिका से और कॉफ़ी कैनेफोरा से मिलते हैं। जैसे कॉफ़ी बेरीज राइप हो जाते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, उनको सुखा के उनके अंदर जो सीड होती है ना वो मिल जाता है, और वो सीड को फिर रोस्ट करके अलग अलग डिग्रीज पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वो फ्लेवर मिलेगा। बिफोर बीइंग ग्राउंड एंड ब्रूड टू क्रिएट कॉफ़ी कैन हैव स्टिमुलेटेड इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, बिकॉज इनमें क्या होती है, कैफाइन की कॉन्टेंट होती है। इट कैन वन मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इन द वर्ल्ड, और ये आज दुनिया की सबसे पॉपुलर ड्रिंक है कॉफ़ी। एंड ये कैसे प्रिपेयर की जा रही है, और प्रेजेंट बहुत अलग अलग तरीकों से आप कॉफ़ी खरीद सकते हैं ऑब्वियसली। नाउ यहाँ पर बात करते हैं आपके हेल्दी वेट किसको कहते हैं। हेल्दी वेट, देयर आर न्यूमरस एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी वेट, यानी अगर आप एक हेल्दी वेट को मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ओवर वेट या जो ओबीस मोटा इंसान रहता है, यहाँ पर बहुत सारा उनको ये हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। अगर वो वेट वगैरह लूज करेंगे ना तो उनको बहुत फायदे देखने को मिलेंगे। फॉर सम ओबीज या ओवर वेट पर्सन, हेल्थ बेनिफिट जो होता है ना उनमें बेसिकली 5 to 10% ऑफ वेट के जैसे ही वो लूज करने लगेंगे ना तो उनको हेल्थ बेनिफिट देखना शुरू हो जाएगा। कंडीशन जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो गई, वो कम होने के चांसेस हो जाएंगे अगर वो 10% भी अगर अपना वेट लूज करेंगे तो। एक हेल्दी बॉडी में हार्ट डिसीजेज होने के, स्ट्रोक या ओबेसिटी होने के, कैंसर वगैरह होने के चांसेस घट जाते हैं। इसीलिए यहाँ आती है कंसेप्ट बॉडी मास इंडेक्स की। बॉडी मास इंडेक्स कुछ नहीं है, आपको अपना जो हाइट होता है, हाइट को लेना है स्क्वायर और मीटर में लेना है इसको प्लीज, और ऊपर आपको लेनी है अपनी वेट को रखना है, एंड देन आपका BMI निकल के आता है। तो ये होता है आपका BMI, और BMI के अनुसार ही आप देन यू कैन कैलकुलेट वेदर यू फॉल अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है, ग्रेड 1 ओबीज है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 ओबीज है। जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BMI कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। तो अभी टॉपिक शुरू होने जा रहा है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो आपको सही खाना खाना है ताकि आप एक हेल्दी वेट को मेंटेन कर पाए। एक बैलेंस एक्ट का मतलब ये हुआ कि जितना आप एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी आप ले रहे हो, जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना आपको एक्सपेंड भी कर देना है। यानी कि अगर हम ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं और अगर हम कम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है। वही अगर हम कम कैलोरीज खाएंगे और ज़्यादा बर्न करेंगे तो क्या होगा, हमारा वेट लूज हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप सही फूड को चूज़ करेंगे, सही चॉइस रखेंगे तो आपका फैट कम होगा। अगर आप ऐसा करें कि कम कैलोरीज खाएं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, तो ये बेस्ट तरीका होगा कि आप अपना बॉडी वेट लूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बॉडी वेट लूज, अगर आप जल्दी ऐसा चाहते कि भाई 2 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर में 10 kg लूज कर जाऊँ, पूरा ही खाना छोड़ दूँ, ये वो, तो इससे क्या होता है, अगर आप टू फास्ट ये करना चाहेंगे ना तो आपका बॉडी जो है वो बिल्कुल स्लगिश हो जाएगा, ड्रेन्ड और सिक, बीमार पड़ जाएगा। ऐसे अचानक से आप बॉडी वेट लूज नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट को मॉडिफाई करना रहेगा। डाइट में ना फूड, सारे फूड ग्रुप, एक बैलेंस डाइट आपके पास होना चाहिए। मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, सब चीज़ें आप में प्रेजेंट, आपकी डाइट में प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, अब जो हाई फाइबर फूड होते हैं ना वो ज़्यादा इन वॉल्यूम और ये ना ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। तो अगर आप हाई फाइबर फूड खाएंगे तो ये ज़्यादा इन वॉल्यूम रहेगा, आपके पेट भरा भरा लगेगा, तो आपको बार बार खाने का मन नहीं करेगा। इसलिए हाई फाइबर फूड खाने का ये बताया जाता है। फिर बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यहाँ पर क्या है, जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेबल्स को रॉ खाना चाहिए या स्टीम करके खाना चाहिए, ना कि फ्राई या इसको ब्रेड करके नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। फिर बात करते हैं बीन्स खाना चाहिए। बीन्स किसी तरीके का भी बीन्स आप सूप, सलाद या मील्स में डाल के खा सकते हैं। होल ग्रेन्स क्यों, क्योंकि इनमें हाई फाइबर होता है। ओट मील हो गया या फिर आपका ब्राउन राइस होता है, होल व्हीट पास्ता वगैरह जो होते हैं ना वो खाना चाहिए।
नट्स को यानी काजू बादाम जो होते हैं उन सबको एक मॉडरेशन में, ये नहीं कि पूरा पूरा पैकेट काजू का खा गए तो अगले दिन फिर लूज मोशन होने लगेगा, नहीं, नट्स को खाना है, हर दिन खाना है, लेकिन एक मॉडरेशन में। यहाँ पर आपको फैट फ्री खाना खाना है जिसमें कम फैट हो, वैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना है, वैसे ही खाना है। बेकिंग और जो ग्रिलिंग फूड्स होते हैं, रैदर देन फ्राइंग की जगह आप बेक कर लीजिए या ग्रिल कर लीजिए फूड को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इससे कैलोरीज रिड्यूस हो जाती है। आप अपने शुगर फूड जो है ना उसको लिमिट करिए, जैसे जैम, जेली या कोई स्वीटन कर्ड वगैरह उसको कम कर दीजिए। आप हाई कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट वाले जो चीज़ें होती है, मिक्सचर हो गया, मथरी हो गया, नमकीन हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब नहीं खाइए। उससे अच्छा है कि आप हाई फाइबर बिस्किट्स हो गए या खाकरा टाइप के कोई स्नैक्स आप खा सकते हैं, वो जो जलेबी खाकरा रहता है ना गुजरात का होता है, तो वो आप खा सकते हैं। ईट लो फैट प्रोटीन, कम फैट के प्रोटीन खाइए, जैसे वाइट एग हो गया, फिश हो गया, लीन मीट्स हो गया, नट्स, पाउल्ट्री वगैरह हो गए। यहाँ पर आपको एक और है कि यूजिंग स्मॉल प्लेट्स, आप छोटे छोटे बोल प्लेट्स में खाइए। इससे क्या होता है ना, जब आप छोटे छोटे कटोरी चम्मच ऐसे खाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई मैं कितना भर भर के खा रहा हूँ। और डोंट ईट, कभी भी आपको डायरेक्टली किसी कंटेनर या फिर किसी पैकेट से डायरेक्ट, मतलब ऐसा होता है ना कि पैकेट खोले पैकेट में से ही खाने लगे, नहीं, तो इससे आपको पता नहीं चलता कि आप कितना खा चुके हैं। इसलिए आप एक प्लेट में निकालिए फिर खाइए। फिर कुकिंग मील, होम अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो आप एक पोर्शन साइज को मेंटेन करके रखते हैं और साथ में क्या आप उसमें डाल रहे हैं वो भी देखते हैं। रेस्टोरेंट और जो पैकेज फूड होता है ना, इनमें ज़्यादा सोडियम, शुगर, फैट, कैलोरीज वगैरह होती है और साथ में इनके पोर्शन का साइज भी ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा चावल वगैरह खाने को देंगे। इसलिए स्पेशली चाहिए तो आप घर ही पे खाना बना के कोशिश करिए। ज़्यादा हाई सॉल्ट फूड जैसे पिकल्स, पपायस वगैरह खाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ये वाटर रिटेंशन को इंड्यूस करते हैं। और स्पेशली आप अवॉइड करिए हाई कैलोरी स्नैक्स वगैरह खाना नहीं खाइए। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने की कोशिश ना करें। इंस्टेड आप घर का बना नींबू पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर, लस्सी, छाछ वगैरह अच्छा। रिड्यूस करिए डेली कैलोरी इनटेक, रिप्लेस कर दीजिए सोडा, अल्कोहल, कॉफी वगैरह को पानी से, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, है ना। क्योंकि थर्स्ट, आपकी प्यास जो है ना, वो उसको कभी कभी लोग ना भूख के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं और इसीलिए पानी पीने से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ईटिंग फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट अ डे, आप क्या करिए कि 3 स्मॉल मील्स एंड 2-3 स्नैक ही खाइए। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होगा। और अगर आप मील स्किप कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। और स्किपिंग मील से अगर आप खाना नहीं खा रहे तो इससे क्या होता है, इससे आपको ज़्यादा खाने का और मन करता है। इसीलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अब डाइटिंग के कुछ पिटफॉल्स क्या होते हैं, देखिए, ऑन अ वेरी लो कैलोरी डाइट मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे, अगर आप बिल्कुल ही खाना खाना छोड़ दे, डाइटिंग पे बिल्कुल लग जाते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाता है ना, तो इससे ना लोग ना ज़्यादा दिन तक ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है और ये वापस से अपनी वही पुरानी आदतों को मतलब कि वो वापस से वही पुरानी आदतें करने लगते हैं। इसीलिए वेट लॉस जो किया वो वापस भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ अगर आप सडन या ड्रास्टिक आप कैलोरी इनटेक ही रिड्यूस कर दीजिएगा तो आपका बॉडी उसी तरीके से मेटाबॉलिज्म को मतलब एडजस्ट कर लेता है। और फिर क्या होता है, बॉडी जो है वो बिल्कुल पतला दुबला, ऐसे स्टारवेशन, बिल्कुल सुखड़ा सा हो जाता है। ड्रास्टिक अगर आप कट करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट को तो पर्सन जो है ना वो स्टॉप्स लूजिंग वेट, वो वेट भी नहीं लूज करता है अगर इस तरीके से। अब एक सिचुएशन होती है एनोक्सिया नर्वोसा, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग का आप देखते होंगे हमेशा ही उनके अंदर एक डर बैठा रहता है कि मैं कहीं फिर से मोटा ना हो जाऊं। जैसे वो मान लीजिए वेट लॉस करके वो आए हैं तो वो बाहर पर उनको यही डर रहता है मैं मोटा ना हो जाऊं, इसलिए क्या करते हैं, खुद को कितना वो खाएंगे वो सब पूरा रिस्ट्रिक्ट किए रहते हैं। अब नॉर्मल मतलब बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मली लो बॉडी वेट होता है उनका, हाई वैल्यू ऑफ कंट्रोलिंग देयर वेट एंड शेप, अपने वेट और शेप के लिए वो इतने ज़्यादा मतलब कंट्रोल करते हैं कि मतलब हर चीज़ वो रिस्ट्रिक्ट करके ही खाते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि इनको कुछ खाने का मन करता है तो ये खा लेते हैं और बाद में क्योंकि ये मोटा नहीं होना चाहते इसलिए उल्टी कर देते हैं खाने के बाद, या फिर कोई डाइट एसिड्स हो गया, ड्यूरेटिक्स या एनीमियस लेते हैं। तो ये सब उससे बेटर है आप एक्सरसाइज करके आप वेट लूज आराम से कर सकते हैं। तो ये है कुछ पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग की डाइटिंग करने से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप सीवियरली कोई अपनी डाइट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर चुका है कि मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, बस एक ही चीज़ पे रहूंगा, इससे क्या होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की भी डिफिशिएंसी होने लगती है। तो अगर किसी को डाइटिंग करना है तो सिर्फ ये, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बस खाना छोड़ देने से आपकी वेट लूज हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करिए, गुड ईटिंग हैबिट्स को रखिए, तला भुंजा नहीं खाना है, क्रूशियल होता है ताकि आप हेल्दी भी रहें और वेट लूज भी हो जाए, है ना। अब बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस की। बहुत लोग को लगता है कि फूड इंटॉलरेंस जो होती है ना वो फूड एलर्जी ही होती है, नहीं, फूड एलर्जी अलग है, फूड इंटॉलरेंस अलग है। फूड इंटॉलरेंस जो है ना वो नॉन IgE मीडिएटेड फूड हाइपर सेंसिटिविटी या नॉन एलर्जिक फूड हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली फूड एलर्जी में ये होता है कि ये जाके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, लेकिन फूड इंटॉलरेंस कुछ और चीज़ है। यहाँ पर फूड इंटॉलरेंस का सिम्टम क्या है, ये ना ज़्यादा समय लेता है। मतलब कि अगर एलर्जी रहेगा किसी चीज़ से तो मतलब आप तुरंत खाइएगा, आपको तुरंत इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फूड इंटॉलरेंस में ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पर क्या होती है ना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती है अगर आप कुछ सर्टेन फूड खाते हैं। जैसे सुना होगा कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ, यानी कि जब वो इंसान जब दूध का कोई प्रोडक्ट खाता है तो वो पचता नहीं है उसका, तो ये इंटॉलरेंस हो गया। एलर्जी क्या हो गया कि मुझे पीनट्स से एलर्जी है, यानी अब मैं पीनट्स खाता हूँ तो कुछ दिक्कत हो जाती है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली फूड जो कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे कि फूड इंटॉलरेंस है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स जिनमें ग्लूटेन होता है, और फूड जिससे क्या होता है ना कि इंटेस्टाइन में गैस बिल्डअप होने लगता है, जैसे कि बीन्स, कैबेज वगैरह में होता है। जो वीट में ग्लूटेन पाया जाता है ना, ये बहुत कॉमन आपको फूड इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। सिम्टम क्या होगा, पेट दर्द होगी, ब्लोटिंग होगी, नोजिया होगा, इरिटेटेबल बॉवल होगा, हाइव्स होंगे, माइग्रेन, माइल्ड फीवर, कफ टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये होता क्यों है, बेसिकली ना जो एंजाइम उस चीज़ को पचाना वाला होता है ना, वही नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे जो लैक्टोज इंटॉलरेंस लोग होते हैं उनमें लैक्टेज एंजाइम ही नहीं उनकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसलिए जब भी वो मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या हो गए, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए। फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि केमिकल, कुछ खाने में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि चीज़ में अमाइंस हो गए या फिर कॉफ़ी में कैफाइन हो गया, वो भी लोगों को इंटॉलरेंट होता है। फिर कुछ टॉक्सिन ड्यू टू फूड पॉइजनिंग के कारण भी होता है। टॉक्सिक जो इफेक्ट्स होता है ह्यूमन में, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह कॉज करता है। जैसे पीनट या फिर अंडर कुक्ड बीन्स जो होते हैं ना, उनमें होते हैं एफ्लाटॉक्सिन, जिससे क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट सा आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखने को मिलता है उन लोगों को जिनको होती है। फिर आता है सैलिसाइलाइड्स। इसमें क्या होता है, ये ना सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं ना, वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स या डिजीजेस से बचने के लिए ये अपने अंदर रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो वेजिटेबल स्पाइसेस जो आप खाते हैं ना, उसमें ये प्रेजेंट होता है सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव। मगर कुछ लोग जो होते हैं ना, इनको ये जब ये बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो इनको ये सिम्टम्स ये सफ़र करते हैं बेसिकली। तो ये क्या होता है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है उनमें भी ये फ्लेवर को ऐड करने के लिए सैलिसलाइड्स डाला जाता है, तो इसलिए कुछ लोगों को वो इंटॉलरेंट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन इंटॉलरेंस क्या होता है, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि वीट, बार्ली, राई वगैरह में पाया जाता है। अगर कोई पर्सन ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है तो ये प्रोटीन जो होता है ना, ये इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कॉज करेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस हूँ, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्यों, बिकॉज आप ऐसे ही अब मतलब वीट, राइस तो खाना छोड़ नहीं दे सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से बात करिए। क्योंकि अगर आप ग्लूटेन खाना ही छोड़ देंगे तो जो सीरियल्स होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, और आप ऐसे इंटॉलरेंस के चक्कर में ये ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। फिर बात आता है फूड एडिटिव्स एंड इंटॉलरेंस। इसका मतलब एनहांस करने, फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, फूड को अच्छा दिखाने के लिए ना, कुछ कुछ ऊपर से मार्केट में चीज़ें डलती हैं। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रेट्स होते हैं, ये स्पेशली मीट्स वगैरह में आपको देखने मिलेंगे नाइट्राइट्स डाले जाते हैं, और ये क्या करता है, इचिंग और स्किन रैशेस कॉज करता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है, MSG जो है, ये बेसिकली फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए डाला जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये हेडेक कराने लगता है। कुछ कलर्स डाले जाते हैं, जैसे रेड कलर के लिए कार्माइन हो गया, येलो कलर के लिए एनाटो हो गया, तो ये भी फूड इंटॉलरेंस का ही एग्जाम्पल है। कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम इससे भी। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आपकी बॉडी में किस चीज़ का इंटॉलरेंस है और किस चीज़ की एलर्जी है, बिकॉज इसका साइन और सिम्टम्स जो होता है ना, कभी कभी ओवरलैप कर जाता है। इसलिए पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आज दिन में मैंने क्या क्या खाया, अच्छा ये खाया तो मुझे ये दिक्कत हुई है। अभी अगर मैं बेस्ट करंट ट्रीटमेंट बोलूँ फूड इंटॉलरेंस के लिए, तो आपको या तो अवॉइड करिए कुछ खाना, या फिर उनको कम खाइए अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। तो अब बात करते हैं कुछ फूड मिथ्स के बारे में, यानी कि फूड खाने के बारे में ना कुछ ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं, मगर ये ऐसा सच नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जितना आप कम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहिएगा। हाँ, ये ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट अब पूरा ही नहीं खाने लगना है, मगर हाँ, इसको एक अगर आप लिमिट में खाते हैं तो इट्स ओके। ऑयल्स जो होते हैं ना, इनमें कम कैलोरी होती है घी और बटर से। घी, बटर, ऑयल्स में जो मार्गरेन्स होते हैं, इनमें सेम ही अमाउंट ऑफ कैलोरीज देखी गई है। और मार्गरेन जो होता है ना, इसको ज़्यादा हेल्दियर ऑल्टरनेटिव देखा गया है बटर से। बाद में पता चला था कि कुछ जो मार्गरेन्स होते हैं ना, वो एक्चुअली अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ट्रांस फैट वगैरह पाया जाता है। फिर जो एप्पल्स और ब्रिंजोस होते हैं ना, इनमें आयरन ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब आप इसे कट करते हैं तो ये ब्राउन कलर में हो जाते हैं कुछ देर बाद। ऐसा ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली फाइबर के एक्सीलेंट सोर्स होते हैं, आयरन के नहीं, ठीक है। ये कलर इसलिए चेंज हो जाता है इनका क्योंकि इनमें कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह होती है, और आयरन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मिल्क, फिश खाने के बाद मिल्क नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे इंडियंस ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा करने से क्या होता है, व्हाइट पैच वाली जो बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा, ये हो जाती है, जो कि सच नहीं है। ऐसा तो कुछ कहीं भी साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड नहीं है। अगर आप खाना खाते वक्त पानी पीते हैं तो इससे आपका डाइजेशन इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि जब आप खाना खाते वक्त पानी पीते रहते हैं तो आपको पेट भरा भरा सा महसूस होता है, जिससे आप कम खाइएगा, तो यही होता है, वरना और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ फूड मिथ्स हो गए। अब यहाँ पर ना आपकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप स्पोर्ट्स खेलने से पहले, स्पोर्ट्स खेलने के दौरान और स्पोर्ट्स खेलने के बाद इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट
डाइट में क्या क्या ले रहे हैं। न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पर आप किस तरीके से बेटर परफॉर्मेंस के लिए और लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट के लिए आपको प्रॉपर डाइट चूज करना जरूरी होता है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को अपना इंक्रीज और डिक्रीज जिस तरीके से एनर्जी इनटेक है उस तरीके से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह का स्पोर्ट या गेम खेल रहा है ना। अगर कोई भी इनबैलेंस होता है तो इससे परफॉर्मेंस, एथलीट की परफॉर्मेंस मतलब खराब होती है। इससे क्या होती है, ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। अब स्पोर्ट्स में डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले स्पोर्ट्स में बॉडी को चाहिए होता है न्यूट्रिशन ताकि वो रिपेयर कर पाए और खुद को रिकवर कर पाए। दूसरी बात ये है कि डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, जिससे कि अगर आप सही डाइट लेंगे तो आपको एक अच्छा बॉडी कॉम्पोजिशन गोल मिलने वाला है। ये आपको इंप्रूव करेगा परफॉर्मेंस को, डिले करेगा फटीग, यानी आप जल्दी नहीं थकेंगे अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो, और रिकवरी स्पीड अप होगी। फिर न्यूट्रिशन एसेंशियल होता है आपको फिट बनाने के लिए, वेट लॉस या वेट गेन करने के लिए। जैसे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना वेट कैटेगरी में खेलते हैं, अंडर 60 इस तरीके का वेट जो होता है, तो उसमें अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या फिट किस तरीके से रहना है तो उसमें आपको डाइट ध्यान रखनी पड़ेगी। सर्टेन न्यूट्रिएंट्स को ना हम लोग आर्गोजेनिक एड्स के रूप में भी लेते हैं। डिहाइड्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पर जब खेलते हैं प्लेयर्स वगैरह तो पसीना पूरा निकलता है, तो इससे क्या होता है ना, लोग अगर पानी फ्लूइड्स या इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर इंटेक नहीं करते हैं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एडिक्वेट डाइट जो है ना एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ट्रेनिंग के दौरान एनहांस करती है बेसिकली, आप अगर सही डाइट ले रहे हैं तो। कार्बोहाइड्रेट की क्या जरूरत है स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज में? कार्बोहाइड्रेट ना मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो वगैरह में। इसमें 55% ऑफ द टोटल कैलोरीज जो होती है ना शुड बी प्रोवाइडेड, जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के थ्रू ही होनी चाहिए। 60 to 70% जो होता है ना वो कैलोरीज वो आपकी कार्बोहाइड्रेट में जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना वहीं से मिलती है ना। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि आप कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उससे भी और क्या क्या ज़रूरी है कि आप कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और टाइम मतलब कि आप कार्बोहाइड्रेट कब खा रहे हैं ये भी ज़रूरी है। कंपटीशन से बिफोर, कंपटीशन के दौरान, कंपटीशन के आफ्टर। द कंपटीशन से बिफोर सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड बेस्ट होते हैं, बनाना हो गया ये सब, जिससे कि क्या होता है बेसिकली ये एनर्जी रिप्लेसमेंट का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। स्पेशली कहा जाता है ना कि कार्बोहाइड्रेट 4 घंटे लेते हैं डाइजेस्ट होने में और फिर ये स्टोर हो जाते हैं मसल और लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज से पहले यानी कि 4 से 6 घंटे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड एंड डिक्रीज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इससे होता है। अब प्रोटीन का क्या ज़रूरत है आपकी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग में? तो देखिए एक्सरसाइज के दौरान क्या ज़रूरत है, अगर आप सफिशिएंट कैलोरीज और वेल मेंटेन डाइट रहते हैं तो इसमें क्या होती है आपको एडिक्वेट प्रोटीन ऑब्वियसली मिल जाएगी। ये जो है ना आजकल आप देखते होंगे बहुत लोग प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, अमाइनो एसिड के सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया एथलीट्स में कि हाँ प्रोटीन के डब्बे खा जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ सप्लीमेंट्स का, प्रोटीन का सप्लीमेंट तब तक ज़रूरी नहीं होता है जब तक जो एथलीट है वो मेंटेन करते हैं एनर्जी बैलेंस को एंड टेक 15% अगर वो टोटल कैलोरी इनटेक प्रोटीन के रूप में ले रहे तो सही है, नहीं तो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर बात ये है कि हाई प्रोटीन इनटेक अगर कुछ ज़्यादा ही आप प्रोटीन खा ले रहे हैं तो इससे क्या होता है यूरिनरी कैल्शियम लॉस होता है, स्पेशली वुमेन एथलीट्स को। इसलिए ध्यान से कोई भी चीज़ भाई लिमिट में खाना चाहिए। फिर बात करते हैं फैट का कहाँ इनटेक ज़रूरत होती है स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग में। फैट जो होती है वो एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट करती है, ये प्रोटेक्टिव रोल्स में होती है, हायर देन रिकमेंडेड, यानी कि अगर आप ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ऑब्वियसली आएगी। कितना परसेंट होना चाहिए? 25 से 30% ऑफ टोटल कैलोरीज फैट की होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर कि डाइट में कौन कौन से फैट होने चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्यूफा जैसे वेजिटेबल ऑयल, नट्स, ऑयल सीड्स वगैरह हो गए, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे मूफा जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल, फिश ऑयल वगैरह होता है। अब जैसे जो इनविजिबल फैट सोर्सेज होते हैं उनको आपको ध्यान से चूज करना है, जैसे कि इंक्लूजन कर दीजिए आप एग वाइट्स हो गए या फिर फिश हो गया या स्किम्ड जो मिल्क होता है ना, तो इससे क्या होगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg पर डे से मतलब कम ही रहेगा जितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इनविजिबल फैट का भी आपको ध्यान रखना है की। और फिर बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की। विटामिन एंड मिनरल्स जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एथलीट और नॉन एथलीट के लिए होते हैं। ये रिक्वायर होते हैं बेसिकली बी, विटामिन बी और विटामिन विद एंटीऑक्सीडेंट एथलीट्स को ज़्यादा जरूरत होती है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ना इनमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं फिर भी ये उस कमी को पूरी नहीं कर सकता अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। इसलिए सप्लीमेंट्स कभी भी फूड को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इवेंट से पहले यानी प्री एक्सरसाइज आपको क्या क्या खाना है? सबसे पहले आपको फ्यूल अप कर देना है ग्लाइकोजन स्टोर्स को। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन ही आपको एनर्जी देने वाला है। तो जिस तरीके से गाड़ी चलाने से पहले पेट्रोल डालते हैं तो आप यहाँ पर अपने शरीर में को ग्लाइकोजन देने वाले हैं। प्रॉपर हाइड्रोजन यानी पानी वानी पीते रहना है। इससे क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, आप जल्दी थकेंगे नहीं, वीक नहीं होंगे, और लाइट हेडनेस जो
होती है इससे आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आपको अगर आप सही से मील लेते हैं तो आपको कंफर्टेबल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टेट देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। रात में यानी कि जिस दिन आप खेलने वाले हैं उसके एक रात पहले आपको आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो स्टोरेज लेवल होता है, ग्लाइकोजन वगैरह, वो गिर जाता है, वो कम हो जाता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाते हैं एक्सरसाइज से पहले तो इससे क्या होता है, लिवर ग्लाइकोजन लेवल वापस से रीस्टोर हो जाता है और फिर आपके मसल ग्लाइकोजन वापस से रीस्टोर हो जाता है, तो आपको हेल्प करेगा वो परफॉर्मेंस में। एक मील जो होती है वो कंप्राइज करती है हाई कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन और कम फाइबर, और जितना लो हो सके उतना फैट खाना है, जिसमें 500 से 1000 kcal कंज्यूम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि कौन सा गुड प्री इवेंट मील रहेगा कि आप इवेंट से पहले क्या खाइए, बनाना मिल्क शेक हो गया, पास्ता, फ्रूट्स कर्ड, या यहाँ पर क्या होता है पोटैटो सैंडविच, ये सब अच्छा रहेगा फ्रूट जूस के साथ, आप पहले खा सकते हैं। हाई शुगर फूड नहीं खाना है बिकॉज इससे फटीग, आप जल्दी थकेगी, क्रैम्प, डिहाइड्रेशन वगैरह की दिक्कत आती है। ऑन रेगुलर ट्रेनिंग डेज इंस्टेड ऑफ लार्ज मील छोटे छोटे मील्स लीजिए, 2-3 घंटे पे आप ले सकते हैं। मील्स को 2-3 घंटे पे बिफोर एक्सरसाइज लेना है, यानी एक्सरसाइज करने के 2-4 घंटे पहले खाना खा लीजिए। अगर ईटिंग विदिन 2 आवर्स, अगर विदिन 2 आवर्स खा रहे हैं तो कम खाइए और टेक सेमी सॉलिड या लिक्विड मील ज़्यादा मतलब खाइए। फिर डिनर ऑन द प्रीवियस नाइट, यानी गेम खेलने से जो रात वाला उसका डिनर होगा उसमें क्या होगा, आपको इंश्योर करना है कि आप अच्छे से सो रहे हैं, एडुकेट आप फ्यूल अप कर ले रहे हैं खुद को, पेट्रोल डाल के, यानी लिटरली पेट्रोल ले, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है, आप भी अपनी बॉडी को फ्यूल अप कर ले रहे हैं। फेमिलियर और ईजी डाइजेस्टिव फूड खाइए, नहीं कि कोई नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक दिन पहले, जो आपको लग रहा है कि एलर्जी नहीं कॉज करता है, मैं पिछले 10 साल से खाते आ रहा हूँ, तो वही चीज़ खाइए, कोई नई चीज़ नहीं खाने की ज़रूरत है। हाई फ्राइड फूड, ये सब हाई फाइबर फूड वगैरह खाना अवॉइड ही करना है। टू मच ऑफ प्रोटीन नहीं, बिकॉज यहाँ पर ये क्या होता है, वाटर का एक्सक्रीशन होने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आएगी। मोर ओवर प्रोटीन जो होते हैं वो कम मतलब स्लोली डाइजेस्ट करते हैं। सफिशिएंट लिक्विड लीजिए या स्मॉल स्नैक 1 घंटे या उससे पहले लेना है। मेंटेनिंग ऑप्टिमम हाइड्रेशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्वेट लॉस बहुत हो जाता है, इसलिए सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वगैरह का इंबैलेंस हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट, ORS वगैरह पीना चाहिए। बेस्ट फ्लूइड फॉर दिस पर्पस, हमेशा पानी पीजिए, 150 से 250 ml एवरी 15 मिनट पीना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ताकि आप डिहाइड्रेशन ना हो पाए, ये सब ध्यान रखते हुए, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक जिनका शुगर लेवल 2% तक का हो, आप वो पी सकते हैं। और डिहाइड्रेशन का क्या साइन होता है, आपको डार्क यूरिन होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन होगा, कम यूरिन होगा, रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी यानी बार बार नहीं आएगा, आपका हार्ट बीट बिल्कुल रैपिड हो जाएगा, हेडेक, इरिटेबल हो गया, कंफ्यूजन वगैरह होता है, तो आप समझ जाइए मेरे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। अब एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पर आपको वाटर बैलेंस बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, कंट्रोल करना है बॉडी टेम्परेचर को, और एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखिएगा ताकि आप जल्दी थके ना। एडुकेट कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड आपको लेना है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, बनाना, जूसेस, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ड्रिंक हो गए, वो ड्रिंक स्पेशली जिनमें 2% से कम कॉन्सेंट्रेशन रहे वही पीना चाहिए। जो कार्बोनेटेड बीवरेजेस हो गए, फ्रीजी ड्रिंक्स हो गए, वो सब कैफाइन, ये सब नॉट रिकमेंडेड है, ये सब नहीं पीना चाहिए। इफ एक्सरसाइजिंग 1 घंटे से ज़्यादा अगर का एक्सरसाइज है तो कार्बोहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट बीवरेजेस हो गए, जैसे डाइल्यूट फ्रूट जूसेस हो गए, जिनमें 5% से 8% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको इंजेस्ट किया जा सकता है। जैसे जैसे हाई इंटेंसिटी इवेंट होते जाता है वैसे वैसे मसल ग्लाइकोजन लेवल डिमिनिश्ड होते जाता है, तो इन इवेंट्स लास्टिंग लॉन्गर देन 2 घंटे आपको कार्बोहाइड्रेट रिच सॉलिड या लिक्विड मील एक्सरसाइज के दौरान लेना जरूरी है। और एक्सरसाइज के बाद, बिकॉज यहाँ पर क्या होती है, बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, और या फिर ट्रेन द नेक्स्ट डे टू मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए आपको अपनी चांस ऑफ इंजरी को रिड्यूस करना है, इसलिए फ्लूइड को, पानी तो बिल्कुल पीते ही रहना है। आपको कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स वापस से रिफिल करना है, मसल्स और लिक्विड ग्लाइकोजन, और इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करने की कोशिश करिए, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड को, ठीक है। यहाँ पर रिहाइड्रेशन, वही पानी वानी पीते रहिए। कंज्यूमिंग हाई कार्बोहाइड्रेट फूड इमीडिएटली आफ्टर एंडिंग रिपीटिव इंटरवल्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज या प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, और ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर जो मसल में होता है विद इन फ्यू आवर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, तो आप कर सकते हैं। रिफ्यूलिंग आपके शरीर में विद सम कार्बोहाइड्रेट, जैसे जूस, फ्रूट, स्वीट्स, कर्ड हो गया, या फिर आपका सीरियल हो गया, ये सब खाने से आप रिफ्यूल कर सकते हैं। आपको कहा जाएगा कि एक बैलेंस डाइट ही खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा हो और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हो विद इन 2 आवर्स आफ्टर द इवेंट। तो ये हो गया आपका कैसे प्री हो गया, ड्यूरिंग एंड देन पोस्ट कैसे आपको अपने मील का ध्यान रखना है। तो बाय दिस आपका ये स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर खत्म हो गया। कोई भी रिलायबल बुक उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आई होप यू guys understood. Meet you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel.